नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, निफ्टी पस्त कंसोलिडेशन के फेज में फिलहाल दिखा और कल भी आप देखें तो गैप ओपनिंग और कंसोलिडेट करता ही नजर आया था निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी कल भी इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था। आज भी शानदार तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। लगभग डे हाई पर ही कारोबार कर रहा है। 52,838 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ 52,881 इसका हाई और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी ने दिखाई। आप मिड कैप स्मॉल कैप पे नज़र रखें, शानदार तेज़ी वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ब्रेथ अच्छी थी मार्केट की। आज करीब 1600 से ज़्यादा स्टॉक्स आज चढ़ के कारोबार कर रहे हैं। साथ ही आप सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालें तो PSU बैंक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहाँ से कि अब इस मार्केट को आप कैसे नेविगेट करें, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है बैंक निफ्टी की, सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बैंकिंग शोरों में लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 52,700 के पार निकला। निफ्टी में आज फ्लैट कारोबार, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। इंडसइंड बैंक में 6% की जोरदार मजबूती। बैंक को मिली बड़ी राहत। एक्सटर्नल एजेंसी की रिपोर्ट में डेरिवेटिव घाटा अनुमान से निकला कम। बैंक के नेटवर्क पर पड़ेगा करीब 2.27% का नेगेटिव इम्पैक्ट। पहले बैंक ने करीब 2.35 का किया था आकलन। एपीएम गैस आवंटन में कटौती से गैस शोरों में बिकवाली। MGL करीब 4.5% टूटकर वायदा का टॉप लूजर। साथ ही IGL का शेयर भी करीब 2% नीचे। दोनों कंपनियों ने कहा कम गैस से मुनाफे पर पड़ेगा असर। सोने में रिकॉर्ड तोड़ मजबूती। MCX पर 10 ग्राम का भाव निकला 95,200 के पार। कॉमेक्स में करीब $33 के पार निकले भाव। इस साल अब तक करीब 32% चढ़ चुके हैं दाम। कल आएंगे IT दिग्गज इन्फोसिस का नतीजे। 1% घट सकता है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू। मार्जिन पर 60 से 80 बेसिस पॉइंट का दबाव संभव है। गाइडेंस के भी कमजोर रहने के अनुमान। साथ ही टाटा एलेक्सी, HDFC लाइफ और HDFC AMC के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और महादेव सत्ता ऐप केस में करीब 50 ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, राजस्थान, पंजाब में ईडी की चल रही है जांच। इसमें ट्रिप के प्रमोटर निशांत पिट्टी के खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन कार्रवाई। खबर के बाद शेयर करीब 7% नीचे। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। और मेरे साथ इस कार्यक्रम में शेयर मौजूद रहेंगे। और जरा निफ्टी के एक बार टिक बाय टिक लाइए। न जाने इस कार्यक्रम के शुरू होते ही ऐसा क्या हुआ कि जनाब वो निफ्टी जो करीब 23,300 पे था, 23,383 की दहलीज पर। मैं ये बात को फटाफट पॉइंट आउट करने के लिए इसलिए आ गया श्रेया, क्योंकि निफ्टी और मतलब इस मूव के साथ निफ्टी अब इस वक्त सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शानदार मूव अभी अभी इसने पकड़ा। और श्रेया, मैं इस बात को सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए आया कि राइट नाउ निफ्टी इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। भले ही बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं आया हो, कुछ देर में डिटेल में चर्चा करूंगा, बट एक वर्टिकल राइज पिछले 5 मिनट में जब आप और मैं सुर्खियां पढ़ रहे थे। इट्स 23383 एट डे हाई। कल का हाई भी क्रॉस श्रेया। बिल्कुल, कल का हाई क्रॉस किया एकदम से। वर्टिकल मूव अभी चार्ट पे आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल यही वीरू जी, अभी थोड़ी देर पहले जब हेडलाइन से पहले निफ्टी कंसोलिडेशन के फेज में था, डे हाई को क्रॉस किया है कल के। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो कल इसने आउट परफॉर्म किया था निफ्टी को। आज भी देखिए शानदार तेजी, 590 के अंकों से ज़्यादा तेज होकर ये कारोबार कर रहा है। ऐसे में इस मार्केट को आप कैसे नेविगेट कर रही है? बैंक निफ्टी पे क्या अप्रोच रहेगी, कैसे लग रहे हैं टेक्सचर लेवल्स, कौन से इंपॉर्टेंट है? कई सारे अहम सवाल। जी देखिए श्रेया, हाँ कल भी आपको याद होगा जब 2 बजे हम बात कर रहे थे, और इनफैक्ट क्लोजिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि फॉर ऑल लॉन्ग्स अ हर्डल इज एट 23387, 387, 350 और 422। प्लीज़ सुबह की मॉर्निंग की प्लेट लेकर आइएगा कि क्यों रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पे शायद 2 एवरेजेस आते हैं बड़े। देखिए, आपने जब पिछले 10 दिन में वो कार्नेज देखा, हमने 100 वीमा से पुल बैक लिया, फिर निफ्टी ने 10 को पार किया, फिर 20 को पार किया, फिर 50 को पार किया। बस ये लास्ट एवरेज शेयर जो कि परसिस्ट करते थे इस रेंज के बीच में 23,355, 422। मैं इसको एकदम से अलर्ट के तौर पे इसलिए लेने आया क्योंकि जो मैंने सुबह रणनीति डिस्कस की थी ना श्रेया, कि जब तक ये 2 एवरेज नहीं निकलेंगे 100, 200,
और कॉल राइटर्स का जोन, तब तक आपको डिप्स को बाय करना है। बेस लेके आइए। क्या था सुबह बेस हमने जो तय किया था, एनी डिप अबव 23241, 241 के ऊपर का कोई भी डिप आए आंख मूंद करके ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन राइटर्स का जोन था। क्यों? वो 5 मिनट 10 मिनट चार्ट्स पे, अर्ली चार्ट्स पे एक पिवट पॉइंट था, इसलिए मैंने मेंशन किया था। जब तक बेस 1 के ऊपर है डिप्स को आपको बाय करना है। हार्डली मेरे ख्याल से 10-20 पॉइंट का डिफरेंशियल था। अब श्रेया हम 413 और अब हम 422 पार कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेके आई ऑप्शन राइटर्स, 12 बजे भी ये बात कही थी और अभी फिर कह रहा हूँ श्रेया। वीक कॉल राइटर है 23,400, वो सिर्फ इस इंप्रेशन में बैठा हुआ था कि 100 और 200 विल प्रोटेक्ट मी। अब आपकी स्क्रीन पे 90 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, यहाँ पर 19 लाख कॉल ऑलरेडी कवर होनी शुरू हो गई। अगर हम 23,422 काटते हैं, अगर हम 23,422 काटते हैं तो निफ्टी का अगला पड़ाव होगा, आपके स्क्रीन पे वो प्लेट्स आ जाएंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है दैट्स 23527 एंड मोर स्पेशली 594,651। ये क्लस्टर खुल जाएगा श्रेया। तो श्रेया एक अप्रोच ये थी कि 241 के डिप को बाय कीजिए एज अ डे ट्रेडर, वेट फॉर ए ब्रेकआउट अबव 422, इन दैट केस 527 विल ओपन। और जहां तक श्रेया पोजिशनल ट्रेड का सवाल है, जिस प्रकार की 23,200 पे पुट राइटिंग है और जिस प्रकार से आपका 23,050 पे 50 डेमा अलाइंड है, अभी भी स्टॉप लॉस आपका पोजिशनल 23,200 23,150 के आसपास आएगा। उसको मत छेड़िएगा, बट फॉर ए डे ट्रेडर अबाउ 23422 अ स्विंग टुवर्ड्स 23527 इज पॉसिबल। श्रेया बिल्कुल, ये बात तो हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाई वीरेंद्र जी। लेकिन बैंक निफ्टी पे क्या अप्रोच रखें? कल के सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था, जिस तरीके से निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। आज भी देखिए बैंक से बैंक्स रौनक, क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? देखिए श्रेया, एक बात बताऊँ मैं यहाँ पे, आपके पास निफ्टी जो था ना मोमेंटम में था ही, लेकिन ड्रैगर था निफ्टी आईटी। मतलब एक चीज़, 5 चीज़ें आपको अगर आप देखें ऊपर खींच रही थी तो एक आपको पीछे भी खींच रहा था। और मोस्ट स्पेशली रिलायंस इटसेल्फ जो एक सेक्टर है अकेला ही इन आइसोलेशन, वो भी सुबह से बैकफुट पे था। तो आईटी और रिलायंस निफ्टी को पीछे खींच रहे थे, बट वो पशुपेश, वो दुविधा निफ्टी बैंक के साथ नहीं थी। जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, निफ्टी बैंक के लिए सब कुछ काम कर रहे थे। HDFC बैंक ने काम किया, इंडसइंड बैंक ने काम किया, ICICI बैंक ने काम किया, एंड मोस्ट स्पेशली टुडे इट्स PSU बैंक्स जो कि डिलीवर कर रहे थे सुबह से। श्रेया मेरी क्लियर अप्रोच थी, प्लीज़ ज़रा मॉर्निंग की प्लेट्स लेके आइए। हमारे पास एज अ ट्रेडर ज़्यादा कन्विक्शन है बैंक निफ्टी पर, और आज श्रेया 52,500 पे कॉल राइटिंग थी और इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस नंबर 1 एस्टेब्लिश किया था, इट्स 52513 एंड 664। द मोमेंट यू विल सस्टेन अबव दिस क्लस्टर, अगर आप 52,500 के कॉल राइटर के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, इन दैट केस आपके लिए 52,861 और 53,010 का जोन खुला हुआ है और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट इस वक्त उस जोन को काटता हुआ। श्रेया अभी 53,226 ये भी पॉसिबल है, और जब ये टारगेट आ जाएगा तो मैं फ्रेश कमेंट्स करूंगा। बट निफ्टी बैंक इज इन सुपर एग्रेसिव मोड। एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए प्लीज़, जरा एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो 53,500 का कॉल राइटर है वो जनाब क्या कर रहे हैं। देखिए पुट राइटर सब ऊपर आ जाएंगे, अगर 53,000 के ऊपर हम सस्टेन करने लगे तो पुट राइटर ऊपर आ जाएंगे। अभी भी 53,000 पे 14 लाख कॉल खड़ी हुई हैं मेरे ख्याल से। श्रेया अगर हम इस जोन के ऊपर 53,000 के ऊपर कुछ देर और टिक गए तो 53,250 का क्लस्टर खुला हुआ है, एक बार वहां आ जाएंगे तो फिर कमेंट करूंगा। तो 53,250 ऑन बैंक निफ्टी, और श्रेया निफ्टी के लिए 23,422 मेक और ब्रेक फॉर दिस क्लोजिंग। श्रेया 23,422। अब देखें निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट एट डे हाई, अच्छी तेज़ी एकदम से लास्ट मोमेंट पे देखने को मिल रही है। अब आगे इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन स्टॉक्स ले लेते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स। वो कौन कौन से स्टॉक्स जो आज एक्शन में थे पहले वो स्क्रीन पर रखते हैं, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बाजार में आज तेज़ी है तो तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं। वो कौन से स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है आपके स्क्रीन पर इस वक्त। देखिए बैंक्स हम डिस्कस कर रहे थे, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। इंडसइंड बैंक लगभग 7% आज के सत्र में चढ़ गया। क्यों चढ़ा है शो में और डिटेल में इस पर बात होगी। एक्सिस बैंक 4.5% की तेज़ी यहाँ पे। HDFC लाइफ देखिए लगभग 2% और ट्रेंड में आज खरीदारी देखने को मिल
रही है 2.5% से ज़्यादा। कुछ ऐसे और स्टॉक्स आप देखिए, इरिडा शानदार नतीजे और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। इंडियन बैंक देखिए 4.5%, पूरा पीएसयू बैंक ही अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है। एनबीसीसी लगभग 4.5% की तेज़ी यहाँ पे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में रिजल्ट के बाद देखिए खरीदारी होती हुई दिखी है 3.5% के करीब। रिजल्ट भी अच्छे थे और स्ट्रीट ने इसको भी रिवॉर्ड किया। लेकिन चढ़ते बाजार में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर डेंट ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आया है। हिंडाल्को पूरा मेटल पैक ही टूटा है, 1.5% की गिरावट। मारुति सुजुकी देख लीजिए, यहाँ पे भी मुनाफा वसूली 2%। ऑटो पैक में भी आज दबाव देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस आज टूटा है 1% के करीब। बजाज ऑटो में भी आपको मुनाफा वसूली 1% से ज़्यादा देखने को मिलेगी। कई सारे और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। जाइडस लाइफ देखिए लगभग 6% टूट गया आज। फार्मा सेक्टर पे भी दबाव है। ल्यूपिन भी उसमें से 1-3% से ज़्यादा की गिरावट। और गैस स्टॉक्स की तो हम बात ही कर रहे थे, वहाँ पे डेंट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है 5% यहाँ पे। और ऑटो एंसरीज कंपनी में भी दबाव, उसी में से एक स्टॉक सोना BLW प्रिसीजन 3% से ज़्यादा करेक्ट होकर फिलहाल कर रहा है कारोबार। अब कार्यक्रम का फ्लो समझाती हूँ मैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी। 2:15 पर ऋतु सिंह बताएंगे आपको इंडसइंड बैंक में तेजी आखिर क्यों है। 2:20 पर बैंकिंग सेक्टर पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे एसएच मेहता फाइनेंशियल के रिसर्च एनालिस्ट अक्षय तिवारी जी। 2:30 बजे यतीन मुता बताएंगे आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयरों में गिरावट क्यों। 2:35 पर इंफोसिस के Q4 नतीजों का प्रीव्यू लेकर आएंगे आशीष वर्मा। साथ ही HDFC लाइफ का पोल बताएंगे यस जैन। और HDFC AMC के नतीजे कैसे रह सकते हैं बताएंगे कंचन नौटियाल। 2:45 पर लक्ष्मण रॉय बताएंगे आपको अगले हफ्ते FM के US दौरे में क्या क्या हो सकता है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे सेंट्रम ब्रोकिंग के CEO इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जिग्नेश देसाई जी। 3:05 पर यतीन बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस होगा। 3:10 पर वीरेंद्र जी से बताएंगे, समझेंगे इनफैक्ट कि कल के लिए बाजार की स्ट्रैटेजी क्या रखें। और 3:15 पर लेंगे हम BTST STPT कॉल्स। हाँ, इस बीच अगर आप देखें तो कुछ स्टैट्स और कुछ न्यूज़ तो US से हैं। अमेरिका से बात करने को तैयार है चीन, ये उन्होंने एक टिप्पणी की है। और देखिए कुल मिला के होना यही है, और 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीना, 3 महीने बाद होना यही है। और कि आप आए एक मंच पर बैठें। और अल्टीमेटली US ने भी जब पहला टैरिफ लगाया था तो वही चाहता था, वो आर्म ट्विस्टिंग चाहता था। जनाब आप आइए हमारे साथ बैठिए, हम बहुत एक खुली अर्थव्यवस्था के तौर पे हमने बहुत काम कर लिया, आप आते हैं अपना सामान बेचते हैं, लेकिन अब एक टैरिफ दोनों के बीच में तर्कसंगत होने चाहिए। और तो ये चीन की तरफ से बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से जब से US ने एक वो रोल बैक किया था, पहले वो 90 दिन के टैरिफ्स को अगर आप देखें डेफर कर दिया गया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे और स्मार्टफोन्स पे एक रोल बैक लिया। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे भाषा शैली और जो नरम रुख है वो चीन की तरफ से सम्मान के साथ पेश आए अमेरिका, तो हम डेफिनेटली एक मंच पे बैठेंगे, एक टेबल पे बैठ के बात करेंगे। इट्स आई थिंक गुड स्टेटमेंट। और शायद जानती हैं ये 3 दिन, अब जो कल के बाद जो 3 दिन और हो गए ना आपके फ्राइडे सैटरडे संडे, ये आपको और मुझे टोज पे रखेंगे कि क्या न्यूज़ फ्लो चाइना से आ जाए। तो इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। और मेरे ख्याल से यही इसीलिए ये जो स्विंग था ना वो एकाएक निफ्टी में आया। वो जो लहजा था चीन की तरफ से कि हम झुकेंगे नहीं, और लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ था कि तो पुष्पा मोड में है चीन, लेकिन अब नर्म रुख एक देखने को मिल रहा है चीन की तरफ। श्रेया, रोकड़ा चीज़ ही ऐसी है, रोकड़ा चीज़ ही ऐसी है। देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखिए ना, 10 दिन गिन के 10 दिन और गिन के 10 दिन ये हो गया। रोकड़ा चीज़ ही आती है। हर इंसान जो है वो आई थिंक आर्थिक पहलुओं को सबसे ऊपर रखता है। खैर, श्रेया से आपने क्रम को समझा और ट्रेंडिंग स्टॉक्स को समझा। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा पैनल मौजूद है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। ट्रेड रहेगा ऑयल फ्रेंडली स्टॉक्स। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। अच्छा लग रहा है, 2460 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप होगा 2440, करीब 20 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 25, और भी हाई जोन देखेंगे। ऑयल फ्रेंडली स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स सुबह से इसमें तेजी डे हाई पर कर रहा है कारोबार, लगभग 2% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। गाबा सर की पिक। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए ना, अपोलो टायर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने 100 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। आपको जो स्टॉप लॉस है वो 441 का लगाना है, टारगेट 456 के सेट करने हैं। तो ये कैश लेवल्स है।
अगर चाहें तो इसके ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। अपोलो टायर्स के जो 450 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसका प्राइस ₹5.65 के आसपास चल रहा है। इसमें आपको ₹3.90 के स्टॉप लॉस से ₹10 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके, दो कॉल्स हो गए यहाँ पे, एशियन पेंट्स और अपोलो टायर्स। और मैं एक बात फिर कहूँगा जो श्रेया के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, प्लीज़ कीप आई ऑन 23422 422 पर नज़र रखिएगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक निफ्टी पे इसका मूव एग्जैक्टली विजिबल है। बैंक निफ्टी इज नाउ एट डे हाई 53075 और निफ्टी जिस घड़ी यकीन मानिए 23 का लेवल काट गया, 75 पॉइंट आपके जुड़ जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। खैर, ट्रेड स्पिक कर लेते हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून शैन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मैं सुबह मैंने कॉल दिया था बाजार ओपन होने के बाद, दैट इज इंडियन बैंक। इसका टारगेट था करीबन 565 का, पहला तो वो तो हिट हो चुका है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, जिस तरह से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट गेन है, मुझे लगता है ये मोमेंटम और चलेगा। तो करंट स्ट्रक्चर इस तरह से, इट्स बाय अबाउट 560, योर स्टॉप लॉस विल बी एट 555 और जो मोमेंटम है दैट शुड कंटिन्यू अप टू 585 से लेके 600। सो 585 ये इसका अभी नया टारगेट 1 हो जाएगा और 600 इसका टारगेट 2 हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी की राय, इंडियन बैंक खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से आते हुए, विकास जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन पीओसी बैंक में मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बाय करना है, 774 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से वापस ये 200 डीएमए के तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि लास्ट कुछ दिनों में 50 डीएमए को इसने अच्छे से सपोर्ट ली यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है पीओसी में एसबीआई को यहाँ पे बाय करना है, 762 का एक स्टॉप लॉस नीचे लगाना है और ऊपर में मुझे लगता है वापस ये 798 जो उसके 200 डीएमए का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, वहां तक ये वापस अप्रोच कर सकता है। तो 798 के टारगेट के लिए यहाँ पे एसबीआई को बाय करना है 762 के स्टॉप लॉस से। ये देखिए, जो एसबीआई सुबह से एक हल्का सा मिसिंग पार्ट था, हमें तेज़ी थी लेकिन उतनी शार्प नहीं, बट अब एसबीआई में तेज़ी आती हुई बैंक निफ्टी हो गया जनाब 53,100 आपकी स्क्रीन पे। मतलब कहते कहते 60-70 पॉइंट का स्विंग आ गया और मूव अच्छे हैं। आई थिंक इस स्टेटमेंट ने अपना काम बखूबी किया। अब चलते हैं आशीष ख्याल जी के पास। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा भी बैंकिंग स्पेस से ही स्टॉक होगा। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जेएनके बैंक में एक अच्छा खासा मूव बहुत समय के बाद में आता हुआ नजर आ रहा है। इसने एक पैटर्न बनाया कंसोलिडेशन का और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो जेएनके बैंक पे बाई की राय होगी। यहाँ पर टारगेट जो है ऊपर में करीबन 103 का देखा जा सकता है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 95 के लेवल्स का। जेएन के आशीष जी को पसंद आ रहा है, ये भी डे हाई पर, और ये बाई साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से आती हुई। गौरांग जी प्रणाम, आपके पिटारे से कौन सा स्टॉक निकलेगा आज? धन्यवाद श्रेया जी, आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो वित्तीय क्षेत्र चर्चा में है तो हमारे पिटारे में से भी इसी क्षेत्र का चयन किया है और स्टॉक है एक्सिस बैंक, निजी क्षेत्र की एक बड़ी बैंक। मेरे ख्याल से एक अरसे के बाद जो स्तर पर कामकाज कर रहा है वो स्तर हमें देखने मिल रहा है नतीजों के पश्चात, खास करके तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे। तो बुनियादी तर्क के आधार पर श्रेया जी एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय है। और जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी वित्तीय क्षेत्र को लेकर के कि चौथी तिमाही में अगर एक शब्द, काफी ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो उभर सकते हैं, लेकिन एक उभरता हुआ क्षेत्र हमें वित्तीय क्षेत्र लग रहा है जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और एनबीएफसीज मौजूद होगी। तो एक्सिस बैंक आपका इस वक्त का कॉल है। सर, ट्रेड्स पूरे हो गए, एक एक करके डायरेक्टर साहब ट्रेड्स पूरे रख दीजिएगा। प्रकाश कबसर ने एशियन पेंट्स को पिक किया, मानस ने यहाँ पर अपोलो टायर्स को, राजेश सतपुते जी ने इंडियन बैंक को, विकास सालुके जी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 733 और आशीष ख्याल जी ने जेएनके बैंक एट 98 और एक्सिस बैंक यहाँ पर गौरांग जी की कॉल है। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, इस स्टेटमेंट के बाद एक चीज़ और हो रही है। आई थिंक ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से फोकस करना ज़रूरी है। दैट्स आई थिंक निफ्टी मेटल इंडेक्स। जरा प्लीज़ लेके आइएगा, निफ्टी मेटल इंडेक्स में एक शानदार पुल बैक आया है इस खबर के बाद। आई थिंक स्टेटमेंट के बाद जरा एक बार टिक बाई टिक चार्ट रखिए। यस, ये है वो धड़ी क्रम में जिसमें तेज़ी आई है। देखिए 8476 मानस, लुक एट जेएसपीएल एट डे हाई, एनएमडीसी एट डे हाई, सारे मेटल्स में एक स्विंग आ रहा है। वेदांता एट डे हाई। सिर्फ स्विंग प्रोस्पेक्टिव से क्लोजिंग में कुछ आपको इंप्रेस कर रहा है क्या?
तो देखिए एनएमडीसी में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल ही स्टॉक ने अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो एनएमडीसी में एक पुल बैक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 64.60 का, लेकिन टारगेट ऊपर की तरफ 68.50, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, वहीं पर आपको सेट करना है। वीरेंद्र जी, आप बोल रहे थे 23,422 को क्रॉस करेगा, क्रॉस किया 429 तक गया, फिर 21 पे भी फिलहाल कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा निफ्टी। लेकिन जिस लेवल को आपने बोला वो तो क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई और सारे स्टॉक्स जहां पे अच्छी खासी तेज़ी आज के सेशन में हमें देखने को मिल रही है। एक बार आप रखिए स्क्रीन पर डॉक्टर रेड्डी डे हाई पर ट्रेंट, इनफैक्ट एशियन पेंट्स तो गावस्कर की पिक थी, ट्रेंट भी आज उसमें अच्छी खरीदारी और टॉप गेनर्स में शामिल है ये पर्टिकुलर स्टॉक। क्या करना चाहिए ट्रेंड पर राजेश सातपुते जी? आज तो डे हाई पर है, पिछले कुछ दिनों से भी ठीक ठाक मूव दिखाया है ट्रेंड में, ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर पे, स्ट्रेंथ नजर आ रही है चार्ट्स में? देखिए श्रेया जी, यहाँ पे एक मोमेंटम है, लेकिन ये मोमेंटम अटक रहा है कहाँ पे? 10 और 20 डीएमए का लेवल है। अगर 10 डीएमए देखे तो आज का हाई यही इसका 10 डीएमए है, जो करीबन 5022 का है। अगर ये लेवल निकलता है तो 5130 का लेवल होगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि निफ्टी में इतनी खासी रैली आने के बावजूद ट्रेंड कहीं ना कहीं अटक रहा है, तो मैं इसे स्किप करना चाहूंगा। प्रोबेबली अगर ये ब्रेकआउट देता है 5100 5120 के ऊपर, देन प्रोबेबली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी और तूल पकड़ेगी। इन दैट केस जो पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड होगा वो 5300 350 तक का होगा। तो काउंटर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सबड्यूड है, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू वेट देन। आपके स्क्रीन पे 5006 पे निफ्टी इस वक्त करीब करीब 23,416 पे। गौरंग जी, मैं पहले सारी कॉल्स पूरा करना चाहता था, फिर इस विषय पे आना चाहता था। देखिए, पहले क्या हुआ, पहले यूएस ने टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूरोप हो, वहाँ से कंट्रीज ने रिटेलिएट किया, देन रोल बैक, सारे टैरिफ्स रोल बैक हो गए। उसके बाद चाइना और यूएस के बीच में अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा टैरिफ्स का ऊपर जाना और रिटेलिएट करना वो क्रम जारी रहा। अब चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट, यही तो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि हम बैठें, एक तर्कसंगत आई थिंक टैरिफ्स पर हम बात करें, एक ट्रेड डील हम क्रैक करें। आपको लगता है इट्स अ गुड स्टेटमेंट? और आई थिंक ये स्टेटमेंट एटलीस्ट डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट करेगी, वो फियर ऑफ कोलैप्स ऑफ इक्विटी मार्केट उसको कम करेगी थोड़ा सा? वीरेंद्र, मेरे ख्याल से बिल्कुल एक सहानुभूति हो सकती है बाजार को, लेकिन चाइना ने ये भी कहा है कि अमेरिका का बर्ताव ठीक से होना चाहिए। और ये चाइना का रुख तब बदला है जब 245% की रेसिप्रोकल टैरिफ की में वृद्धि की गई थी। सुबह सुबह मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस से घोषणा हुई थी कि चाइना में अब रेसिप्रोकल टैरिफ 245% होगी, और फिर जाकर के चाइना ने शायद बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और एक प्रस्ताव सामने रखा है। अब आने वाले दिनों में, जैसे आप बता रहे थे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन किस प्रकार की गतिविधि होती है और दोनों पक्ष क्या सामने रखते हैं और वार्तालाप किस प्रकार से होती है, इस पर निर्भर होगा। और जाहिर है राष्ट्रपति ट्रंप का बर्ताव भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमारे ही बाजार को नहीं, मेरे ख्याल से विश्व भर के बाजार को थोड़ी बहुत राहत मिली है इस घोषणा के बाद, लेकिन बहुत ही अनिवार्य होगा कि आगे जाकर के ये जो वार्तालाप हो रही है वो हस्ताक्षर और सही और सिक्कों में किस तरीके से मोहर कब लगती है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोनों ही अर्थव्यवस्था, अमेरिका और चाइना, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व भर में। जहां तक उभरते हुए बाजारों का सवाल है, योगदान वहां से भी आएगा, लेकिन ये दोनों देश सहमति से साथ में चले, ये बाकी देशों के लिए भी अनिवार्य है। जी, और एक मूव निफ्टी में आया। अच्छा, ये गौरंग जी की टिप्पणी थी। इस बीच निफ्टी को थ्रस्ट प्रोवाइड करने वाले काउंटर्स में से एक रिलायंस भी रहा। रिलायंस में भी इंट्राडे में एक रिकवरी थी, 20 डेमा से एक पुल बैक लिया और अभी 1237 पे आके मतलब ट्रेड करता हुआ। आशीष ख्याल जी, ये रिलायंस पे आपकी टिप्पणी है। एक वो जो मिसिंग पार्ट था दैट वाज निफ्टी आईटी, और सेकंड इट वाज आई थिंक रिलायंस करीब 1237 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। हालांकि अभी भी कल की कैंडल का प्रेशर स्क्रीन पे विजिबल है, अभी भी 50 डेमा का प्रेशर स्क्रीन पे विजिबल है। आप कैसे रीड कर रहे हैं रिलायंस को? देखिए, रिलायंस कहा जाता था जिस तरफ रिलायंस जाता है उस तरफ मार्केट जाता है, लेकिन हाल ही में ऐसा नहीं देखा गया। यहाँ पर अगर रिलायंस में देखें तो आज के दिन में डे लो पे था, अभी भी वो रिकवर
मोड पे अभी भी माइनर नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये एक अच्छा कंसोलिडेशन है वीरू, क्योंकि जो लो बनाया था 1125 पे, वहां से एक अच्छा खासा मूव 1250 तक रिलायंस ने ऑलरेडी दे दिया था और उसके बाद से एक ओवरबॉट जोन में था। तो आज का जो कंसोलिडेशन दौर चला है, उस कारण से जो आरएसआई है वो रिलीव हो चुका है ओवरबॉट से, और वापस से मुझे लग रहा है ऊपर में स्पेस बना दिया है इसने जाने के लिए। तो ऊपर का जो टारगेट है रिलायंस पे, मेरे ख्याल से 1300 का जो प्रीवियस पीक था वहां तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो ओवरऑल व्यू तो रिलायंस पे बुलिश ही रहेगा। और नीचे का जो गैप एरिया जो इसने क्रिएट किया था कल के दिन में, वो 1220 का है। तो 1220 1215 का एक गैप एरिया जो स्टॉप हो सकता है, 1300 तक का टारगेट हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है यहाँ से फ्रेश लॉन्ग करने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है फ्रेश लॉन्ग करने के लिए। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ऐसा करें या पोजीशन बनाएं। रिलायंस पर ये व्यू तो हो गया, लेकिन गौरांग जी सवाल मेरा यहाँ से ये भी था, जब वीरेंद्र जी आपसे बात कर रहे थे, चाइना और अमेरिका में ये जो टैरिफ वॉर है अगर सुलझता है और एक भारत की स्थिति ऐसे फिर कैसे देखी जाएगी? वहाँ पे भी एक सकारात्मक अप्रोच होगा, और ऐसे में कौन सा सेक्टर आपको लग रहे हैं जो लीड ले सकते हैं? काश आपके प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से मैं दे सकता श्रेया, लेकिन वो बहुत कठिन है, क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रस्ताव सामने रखा है। आगे जाकर के अमेरिका और चाइना दोनों देशों की तरफ से और प्रतिनिधियों की तरफ से क्या बातचीत होगी और कौन से क्षेत्र पर कितना टैरिफ लगेगा वगैरह, ये सब बातों का स्पष्टीकरण तो आने वाले भविष्य में मिलेगा। लेकिन मैं आपका प्रश्न का सिर्फ एक उत्तर ये दे सकता हूं कि मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि हर एक परिस्थिति में मेरे ख्याल से हमारा जो देश भारतवर्ष है उसको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। हमारी चिंता ये है कि भारत की प्रतिस्पर्धा में जहां तक प्रश्न है, तो एक तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, अगर आप ये दो चीज कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सहूलियत हो जाएगी। जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व भर में टैरिफ को लेकर के, उसका एक फायदा भारतवर्ष को बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कैसे ये ट्रेड वॉर सुलझता है अमेरिका और चीन के बीच। एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं इस बीच। देखिए इंडसइंड बैंक, ये भी टॉप गेनर्स में शामिल है। शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में भी आज के सेशन में देखने को मिल रही। डे हाई 7.5% के करीब उछलता हुआ। खबर क्या थी? तो कंपनी के लिए राहत की खबर आई है, और एक्सटर्नल एजेंसी के रिपोर्ट में डेरिवेटिव घाटा मैनेजमेंट के अनुमान से कम निकला है, जो हमने खबर आपको सुबह डिटेल में बताई भी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली कि सीनियर लेवल पर 3 अधिकारियों को निकाला जा सकता है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी ऋतु जुड़ी हुई हैं। ऋतु, बताइए क्या है डिटेल्स? जी हाँ, इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो की अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी को लेकर हमें सूत्रों से ये पता चला है कि कम से कम 3 सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को बैंक से निकाला जा सकता है। इन 3 एग्जीक्यूटिव्स में सीईओ के अलावा डेप्यूटी सीईओ जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो के जिम्मेदार थे, उनको भी बैंक से निकाला जा सकता है। एंड ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट ने पूरा इशू हैंडल किया और डिस्क्लोजर में डिले किया, उसको लेकर हमारे सूत्रों के मुताबिक रेगुलेटर काफी नाखुश रहा है। एंड एज अ रिजल्ट अगले कुछ महीनों में हो सकता है हमें ये सीनियर एग्जिट्स दिखें। फिलहाल बोर्ड ने सीईओ सक्सेशन पर काम करना शुरू कर दिया है, और हमारे सोर्सेज के मुताबिक आरबीआई ने बैंक को ये निर्देश दिया है कि करंट सीईओ सुमंत कटपालिया के टर्म एंड जो कि मार्च अगले साल है, उसके कम से कम 5 या 4 से 6 महीने पहले तक उन्हें ये शॉर्टलिस्ट आरबीआई को देनी होगी। हमने जब इंडसइंड बैंक पे इस मामले पे कमेंट मांगा तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा उन्हें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है, और उन्होंने मैनेजमेंट चेंजेस पर भी किसी तरह का कमेंट हमें नहीं दिया। नाउ इन द मीन टाइम बैंक को एक्सटर्नल ऑडिटर पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट भी मिल चुकी है, जिसके मुताबिक उनका हिट करीब 1979 करोड़ है बिकॉज ऑफ दीज डिस्क्रिपेंसीज। नाउ ये आंकड़ा मैनेजमेंट के अपने असेसमेंट, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस और हमारे सूत्रों के मुताबिक इवन रेगुलेटर के प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स के लगभग बराबर ही है। सो नो नेगेटिव सरप्राइज है। आपको याद होगा बैंक ने दिसंबर क्वार्टर की नेटवर्थ के 2.35% का एडवर्स इंपैक्ट एस्टिमेट किया था, जिसे अब उन्होंने लोअर रिवाइज कर दिया है 2.27% ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस, जो वो FY25 के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होगा। सो फाइनेंशियल फ्रंट पे कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, बट अब मैनेजमेंट ट्रांजिशन को लेकर कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। सो नो नेगेटिव सरप्राइजेस, अ पॉजिटिव सरप्राइज। और इसीलिए अगर आप देखिए इंडसइंड बैंक आज के 7% ऊपर, और ये तेज़ी बाजार
कल भी अगर आप देखें प्रदर्शित कर रहा था, इसमें कोई राय नहीं है। खैर, थोड़ा सा इंडसइंड बैंक को डिस्कस करेंगे, थोड़ा बैंकिंग को डिस्कस करेंगे, थोड़ा पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे मैटर्स हैं जिसको डिस्कस करना है। और देखिए, पूरे बाजार को लीड कर रहे हैं इस वक्त बैंक्स, PSU एंड प्राइवेट बैंक्स। बैंक निफ्टी की इस और परफॉर्मेंस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ अक्षय तिवारी, रिसर्च एनालिस्ट BFSI है, असित सी मेहता के जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन इंडिविजुअल कमेंट ऑन इंडसइंड बैंक। वो जिस क्वांटम में डैमेज की बात की गई थी, I mean, जो नेटवर्थ पे इम्पैक्ट की बात की गई थी 2.37%, उससे कहीं ज़्यादा है। जब ये फाइनल रिपोर्ट आई उसके बाद इंडसइंड बैंक पे आप लोगों ने हाउस व्यू क्या रखा है इस वक्त? ये प्राइस सेक्शन पर आप लोगों ने क्या किया? हायर रिवर्स पे एग्जिट किया, या इंडसइंड बैंक इस प्राइस पे इन आई थिंक न्यूज़ फ्लो के बीच में फेयरली वैल्यूड लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून सर। सो इंडसइंड बैंक हमारे कवरेज में नहीं है, वी डोंट कवर इंडसइंड बैंक, बट अगर मेरा पर्सनल राय अगर आप जानेंगे तो वी वुड सजेस्ट टू मेंटेन कॉशन, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस एक सर्टेनिटी नहीं आ जाती है कि ये क्या डैमेज है एंड एग्जैक्टली कितना अमाउंट का हो सकता है, हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा कॉशन मेंटेन रखें इन इंडसइंड बैंक। ओके, ठीक है। आई मीन आप सोच आपकी सकते हैं कवरेज कि लिस्ट में नहीं है ये, ठीक है, योर पॉइंट टेकन, बट कॉशियस स्टांस आपने रखा है ये। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं पूरे बैंक्स पे। देखिए, यहाँ पे एक रेट कट, उसके बाद दूसरा रेट कट, स्टांस में परिवर्तन, और जिस प्रकार की हमारे पास अब इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री है, बात ये भी हो रही है, बहुत सारे हाउस व्यूज़ ये आ रहे हैं कि अब हमें 2 रेट कट्स और मिलेंगे जल्दी ही में। आपका व्यू क्या है? जिस प्रकार से ये रेट कट्स आ रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं, बैंक्स ये जो आपके सेविंग डिपॉजिट्स के रेट्स को डिक्लाइन कर रहे हैं, आपका व्यू क्या है? ये मतलब बैंक्स इस वक्त कितने स्ट्रांग लग रहे हैं आपको, और इनका नंबर्स पे इम्पैक्ट अगले क्वार्टर के फर्स्ट, मतलब अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर से विजिबल होना शुरू हो जाएगा? आपका आकलन क्या कहता है? अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो रेट कट्स का जो इम्पैक्ट होता है वो पहले लोन्स पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिपॉजिट। एंड जब लोन पे इम्पैक्ट होता है, सिंस वी आर इन द साइकिल की जहाँ पे रेट कम हो रहा है, तो लोन्स की रेट का रिप्राइसिंग ज्यादा होता है, एंड इसीलिए बैंक्स के निम्स पे प्रेशर आता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्दो लोन की वॉल्यूम ज्यादा होगी, लोग लोन ज्यादा लेंगे, एंड बैंक्स का जो क्रेडिट ऑफटेक है जो अभी स्लो हुआ है, इट इज एट 11%, वो थोड़ा बढ़ सकता है, बट जो निम्स पे उस पर प्रेशर आएगा, एंड दैट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे दिख सकता है ऑन द लोअर साइड। या अक्षय जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। PSUs बैंक आज उसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स पे हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वहाँ पे भी ठीक ठाक रैली देखने को मिल रही है। आपको कौन से स्टॉक्स पसंद है? PSU बैंकिंग के स्टॉक ज़्यादा पसंद है, या फिर प्राइवेट बैंक्स की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है? हमारा रुझान प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ज़्यादा है, फ्रॉम द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखा गया है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक से मार्केट शेयर गेन किया है, डिपॉजिट में भी है, लोन्स पे भी फ्रॉम PSUs, एंड हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक का लोन बुक भी काफ़ी क्लीन लगता है इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट क्वालिटी। सो वी डोंट कवर PSU एज सच, कभी फिलहाल हमारे कवरेज में नहीं है, but we prefer private banks. In private banks we have coverage on Axis Bank, हमें अच्छा लगता है, फेडरल बैंक, छोटे बैंकों में भी लाइक करूर वैश्य बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक। छोटे बैंक में ठीक है। HDFC बैंक पर क्या राय बनती नजर आएगी? Q4 अपडेट तो शानदार थे, रिजल्ट भी आने वाला है। HDFC बैंक आपके उसमें रडार पर है कि नहीं, और क्या एनालिसिस और आउटलुक रहेगा इस पर्टिकुलर काउंटर पे आपका? HDFC बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे थे, इन द सेंस कि उनका डिपॉजिट ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर आया था। HDFC बैंक के लोन ग्रोथ में थोड़ा सा स्लोनेस था, बट वो बिकॉज उनके कॉर्पोरेट बुक में कमी आ रही है, उनके रिटेल बुक अभी भी अच्छी है। बैंक की एसेट क्वालिटी पे कभी कोई संदेह नहीं रहा है, बैंक की एसेट क्वालिटी हमेशा अच्छी रही है, बट द फैक्ट दैट उनकी जो ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, एंड दैट टू मर्जर के बाद, वो एक चिंता का विषय रहा है कुछ सालों में। बट जिस तरह से मैनेजमेंट की गाइडेंस आ रही है, जिस तरह से उनके नंबर्स आ रहे हैं,
थोड़ा टाइम लगेगा ग्रोथ आने में, मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ उनकी ग्रोथ इंडस्ट्री के बराबर आ जाएगी एंड तब वो एक इंटरेस्टिंग काउंटर बन सकता है इन्वेस्ट करने के लिए हमारी राय में। अच्छा अक्षय, जैसे कि आपने शेयर के जवाब में कहा कि मैं अभी पीएसयू बैंक्स को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट इस बार ट्रेजरी गेन्स काफ़ी अच्छे खासे होंगे। आई मीन ये आप मानते हैं पीएसयू बैंक्स के लिए जिस तरीके से यील्ड ने बिहेव की, है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो इनका बैंक का ट्रेजरी गेन हो सकता है, बैंक की अदर इनकम में ग्रोथ आ सकती है, अराउंड 5 से 10% का ग्रोथ दिख सकता है बैंक की अदर इनकम में। अच्छा ये बताइए, ये सबसे क्योंकि अब आप देखिए कि आपके सेविंग फंड पे जो आप रेट्स कट रहे हैं, ये प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अक्षय यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कासा किसके हैं पूरी इंडस्ट्री में, जिसके एनआईएम्स में सबसे बड़े रिलैक्सेशन आएगा, मतलब जिसके एनआईएम सबसे जल्दी स्ट्रेच होंगे? कोटक बैंक एक है जिसका कासा काफी अच्छा रहा है हिस्टोरिकली, ऑल्दो अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो कासा सबका डिक्लाइन ही हुआ है पिछले 1 सालों में, बट कोटक बैंक का हिस्टोरिकली कासा काफी अच्छा मेंटेन रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एक है जिसका कासा हमेशा अच्छा रहा है, इन द रेंज ऑफ 35 to 40% हमेशा रहा है लार्ज कैप बैंक में। अगर आप मिड कैप बैंक में देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट एक बैंक है जिसकी कासा काफी अच्छी है, मोर देन 50% का कासा उन्होंने मेंटेन किया है। अक्षय, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पे, टॉप कॉल्स आपकी क्या है इस वक्त? आई मीन सिंस यू आर नॉट कमेंटिंग ऑन पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंकिंग में आपके टॉप आइडियाज क्या है इस वक्त के? हमें फेडरल बैंक काफी अच्छा लगता है इस मोमेंट पर। जिस तरह से उनके एसेट बुक काफी सिक्योर्ड है, उनकी लोन ग्रोथ अच्छी है, इंडस्ट्री से ज्यादा तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो। उनकी एसेट क्वालिटी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, उनका माइक्रो फाइनेंस में और पर्सनल बुक में काफी कम एक्सपोजर है, जो कि हमको इस वक्त चाहिए एक बैंक में इस इंडस्ट्री में। एंड उनकी जो निम्स है वो अभी ग्रोथ होने की, निम्स एक्सपांशन की एक्सपेक्टेशन है अभी, बिकॉज उनके निम्स काफी कम है और यहाँ से उनके निम्स एक्सपांड हो गए। तो इन वजहों की वजह से हमें फेडरल बैंक अच्छा लगता है बैंक मिड कैप बैंक्स में। हमारा टारगेट अभी है 241 का। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे सिंस आपका फेडरल बैंक जो है वो टॉप कॉल है, वहाँ पे गोल्ड फाइनेंसिंग वो भी एक बड़ा एडवांटेज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखी की जो टॉप कॉल है वो फेडरल बैंक है। निफ्टी बैंक गजब का स्विंग दिया जनाब इसने इस क्लोजिंग में, इस 53,080 ऑलमोस्ट 53,110-120 की ट्रैजेक्टरी तक गया। रिलायंस थोड़ा सा अपना जो मूव है वो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा और अच्छा करता हुआ, और एक स्टॉक में आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा जिस पर मेरी बहुत देर से नज़रें हैं और वो पॉसिबली अब एक कॉल राइटर को ट्रैप करने को तैयार है, अगेन फ्रॉम एनबीएफसी, अगेन फ्रॉम एचएफसी। नज़र रखिए ज़रा एक बार पीएनबी हाउसिंग में, ज़रा प्लीज़ इसकी 1000 की कॉल लेके आइएगा, 1000 की कॉल। मानस आपका व्यू, 1000 पे कॉल राइटर भी है, 1000 इसका सितंबर 2024 से लेके अब तक का स्विंग हाई भी है। क्या लगता है, क्या व्यू है आपका इस ट्रेड पर? देखिए व्यू पॉजिटिव है। कल भी यहाँ पर मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था। मेरा समझना है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि 1035 है। करंट लेवल से भी 35 से 40 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, स्टॉप लॉस 979 के नीचे लगा के रखिए और 1035 के टारगेट से। ठीक, फिलहाल पंजाब हाउसिंग फाइनेंस पर ये राय बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक और स्पेस की बात करते हैं, ऑयल एंड गैस स्पेस की। आप देखें आईजीएल एमजीएल में करीब 2 से 5% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और खबर हमने डिटेल में आपको बताई भी कि सरकार ने आज से एपीएम गैस आवंटन 18 से 20% घटा दिया है। लेकिन पूरी खबर को और बढ़िया तरीके से समझते हैं यतिन जी के साथ। यतिन जी, ये बताइए कि क्या होगा कंपनियों पर असर, और साथ ही अब कैसे इस खबर को ले हम। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, गैस स्टॉक्स में बहुत भारी वॉलिटिलिटी है, चाहे वो दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हो या गैस का आवंटन हो, जहां कटौती हम कंटिन्यूस बेसिस पे देख रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ये दोनों चीजें एक नेगेटिव फैक्टर का काम कर रही हैं गैस स्टॉक्स के लिए। जहां तक कि एपीएम गैस का सवाल है, जो एक सस्ती किस्म की गैस होती है और भारत सरकार इसके एलोकेशन पे जो है वो चेंजेस करते रहता है। लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग के हिसाब से भारत सरकार ने 18 से 20% एपीएम गैस का आवंटन जो है वो कम कर दिया है गैस कंपनियों के लिए।
वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग अलग स्टेट से आती हैं, चाहे वो IGL हो दिल्ली साइड या MGL हो या फिर अदानी टोटल गैस हो या IRM एनर्जी हो, सभी ने एक्सचेंज को नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा है कि APM गैस में एलोकेशन कट हुआ है। अगर हम बात करें तो जो अभी APM गैस की एलोकेशन है टोटल गैस की खपत के हिसाब से वो 51% है, जिसको घटा के लगभग अब 40% कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं APM गैस का एलोकेशन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पिछले एक साल में 50% जितना काट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो महंगी गैस होती है, खास करके जो न्यू वेल गैस से रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, उसकी लागत महंगी होती है, यानी कॉस्ट महंगा होने के कारण आपको APM गैस के जो रिप्लेसमेंट्स हैं उसमें मार्जिन्स पे क्लियरली इंपैक्ट दिखता है। इनफैक्ट कंपनियों का कहना ये है कि APM गैस जो वॉल्यूम है वो न्यू वेल और वेल इंटरवेंशन गैस से आता हुआ आपको नजर पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट महंगी है। ऑब्वियसली क्रूड के दाम अभी कम है तो शायद इंपैक्ट इतना ना हो, लेकिन एवरेज बेसिस पे शायद मार्जिन्स पे इंपैक्ट आए। इनफैक्ट जेफरीज की जो MGL पे रिपोर्ट है, यहाँ इन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है काउंटर को 1220 के लक्ष्य के साथ, और इनको लगता है कि जो वॉल्यूम में कटौती हुई है APM गैस में, उससे कहीं ना कहीं एक 26% का वॉल्यूम कवरेज कम होगा और EPS अगले 2 सालों के लिए बिल्कुल फ्लैट होगा। तो कोई प्रकार की अर्निंग्स ग्रोथ अब MGL के लिए जेफरीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि APM गैस का आवंटन जो है कम किया गया है। बिल्कुल, जेफरीज MGL पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग। शुक्रिया यतीन जी तमाम जानकारी के लिए। गौरांग जी, आप बताइए, खबर सुनी आपने यतीन जी से, समझी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर अब क्या व्यू बन रहा है, स्टॉक्स को लेकर क्या राय रहेगी फिलहाल? श्रेया जी, देखिए, पहले तो ये खबर नई नहीं है। इसके पहले भी CDS यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र के लिए खबरें आई थी, जिसको लेकर के नकारात्मक परिस्थिति थी। अब ये जो ऑल्टरनेटिव, ये इसलिए बदलाव कर रही है सरकार क्योंकि जो फिलहाल गैस का इस्तेमाल या उपयोग हो रहा है या खपत हो रही है, उससे ज्यादा किफायती दाम पे और दूसरे प्रकार के गैस मिल रहे हैं, और जो अंतर है डॉलर में वो काफी बड़ा है। $1.5 से लेकर के $5 तक अंतर है। तो ये जो रिप्लेसमेंट की जो बात हो रही है, उसके कारण ये परिस्थिति उभर करके आई है। हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार की योजना है, खास करके हमारी जो निर्भरता पेट्रोल और डीजल पे है, कच्चे तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर है, उसको कम करने के लिए आपको ऑल्टरनेटिव क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक उपाय है जो सरकार कामकाज कर रही है। खपत को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय जो ढांचा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस पाइपलाइंस, वो उसमें भी निवेश किया गया है। MGL, IGL और पेट्रोनेट LNG, ये 3 नाम है जहां पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और हम मानते हैं कि आने वाले समय में खपत ऊपर जाएगी तो बिक्री अच्छी होगी, और बिक्री ऊपर जाएगी तो मुनाफे में भी फायदा होगा, खास करके जो स्विच ओवर ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं MGL पर। जेफरीज अंडर परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं, इसको 5% तक करेक्ट हो चुका है आज के सेशन में MGL। मानस जी, आप बताइए MGL पर क्या राय फिलहाल बनती हुई नजर आएगी? जिनके पोर्टफोलियो में है वो क्या एग्जिट ले लें? अभी जिस तरीके से खबरें और डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, चार्ट्स वीकनेस इंडिकेट कर रहे हैं। MGL, IGL दोनों के चार्ट्स वीक लगते हैं। MGL अपनी 20-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट 1200 रुपए के आसपास जरूर है। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कॉशियस अप्रोच रहेगी, और 1194 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, और खरीदारी तब तक ना करें जब तक स्टॉक 1330 के ऊपर ना निकले। जी हाँ, चलिए, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन स्विंग्स आप देख के थोड़े अगर परेशान से हैं, हैरान से हैं, तो आइए अब आपकी मुलाकात करते हैं मनीषा जी से। जी, तो देखिए, अब बात हो रही थी सोने की, और वीरेंद्र जी सोने सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में बात करते हैं। लगातार इसकी कीमतों में हमें उछाल देखने को मिल रहा है, और आज भी MCX पर हेडलाइन थी कि दाम रिकॉर्ड 95,000, तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम रिकॉर्ड हाई $33,000 के, 3300 माफ कीजिएगा, डॉलर के भी पार निकलते हुए दिखाई दे हैं। जानकार अब भाव जल्द ही 1 लाख के पार निकलने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन
कारण क्या है, बताने के लिए मनीषा जी मौजूद है मेरे साथ। मनीषा जी, जर्नलिस्ट और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 1 लाख तक आ सकते हैं भाव। मेरा तो सवाल है कि 1.5 लाख तक हमें देखने को मिल सकते हैं क्या? वेल हम 95,000 पे तो ऑलरेडी खड़े ही हैं आपकी स्क्रीन पे और 2% की तेजी का है। 5,000 की बढ़त कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पिछले कई दिनों में जिस तरह की वॉलेटिलिटी रही है, 2-3 हज़ार रुपए पर डे की रेंज के साथ हम कारोबार करते रहे हैं, तो 1 लाख बिल्कुल भी दूर नहीं है। और जी हाँ, जैसे आपने कहा 1.5 लाख, उसकी बात भी एनालिस्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में वो लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। जोरदार बढ़त इस साल में यहाँ पर देखने को मिली है। 25% की तेजी ऑलरेडी सोना यहाँ पर दर्ज कर चुका है और पिछले साल ये 28% की बढ़त थी। जैसे आपने कहा, वेल इस साल में 3300 ऑलरेडी यहाँ पर है और बाकी के बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि यहाँ से 3500, 3700 और अगर बहुत ज्यादा हालात खराब हुए कि एक्सट्रीम रिसेशन देखने को मिलता है, टैरिफ्स ऊपर के ऊपर रहते हैं, रेट कट ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम और भी तेजी यहाँ पर मार्केट्स में होता हुआ देख सकते हैं। $4,000 पर आउंस तक के भी लेवल्स यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने दिए हैं। अब फैक्टर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो नियर 3 ईयर लोज पर कारोबार कर रहा है। 100 के नीचे हमने उसको जाता हुआ देखा है। यील्ड्स ऑन द हायर साइड है, जिसका फायदा सोने को आया है। टैरिफ्स हाई हैं, अभी भी अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है, उसका भी फायदा है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और जिस तरह का यूएस का डेट और ग्लोबल डेट है, तो ये जो सारी सेफ हेवन बाइंग है वो तो सोने में आती हुई नजर आई ही है। साथ ही साथ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसका भी फायदा हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगी, अब तक हम कहते हैं कि सोना हेज है, सोना सेफ हेवन है, लेकिन जिस तरह की बढ़त सोने ने एज एन एसेट क्लास, एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लास दिखाई है, ज़्यादातर लोग अब ये भी मानने लगे हैं कि सोना अब मेन स्ट्रीम में आता जा रहा है, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जिस तरह के रिटर्न्स हमने बनते हुए देखे हैं और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन आने वाले 2-3 सालों में है, और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से बरकरार है। जी हाँ, सोना और मनीषा जी का करियर दोनों स्मूथ रहे हैं, इसलिए आज मालूम चलता है कि मनीषा जी ने कमोडिटीज़ को क्यों चुना था। मनीषा जी, मुझे पता है मनीषा जी, आज क्या याद आ रहा है मेरे को, 2005 से 6 की बात है। एक विशेषज्ञ हुआ करते थे, नाम नहीं बोलूँगा उनको, तो मुझे बोलते थे 6,000 का सोना हुआ करता था, 6-7 हज़ार का। वीरेंद्र, और कुछ मतलब ये ज़रूर ले लो। और आज हम सोचते हैं हमने कि इक्विटी SIP के साथ साथ गोल्ड SIP भी किया होता ना, तो क्या पैसा बना होता। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ मनीषा जी, देखिए अभी श्रेया ने कहा कि 1.5 लाख कब होगा, ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, ये भी होगा एक न एक दिन। इन्वेस्टर कैसे अप्रोच करें भाई? वो कोई कहते हैं कि भाई 95 मतलब थोड़ा डिप का इंतजार करो, अब 95 का 98 हो जाएगा। कैसे अप्रोच करें गोल्ड को अगर आपको अभी भी इस प्राइस पे एक इन्वेस्टर बनना है तो? मनीषा जी जी, इससे पहले मैं एक स्टेप बैक लूंगी वीरू और आपको एक डेटा यहाँ पर शेयर करती हूँ। जो हमारे हाउस होल्ड गोल्ड होल्डिंग है वो हमारी सेविंग्स का 23% है, ग्लोबल एवरेज 2.5% है, यानी कि इंडियन हाउस होल्ड्स में अच्छा खासा सोना है। तो इन दैट सेंस हम सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन अब ये बात आई, जैसे आपने कहा कि करंट प्राइसेस पे लेना चाहिए या नहीं, तो एक तरफा तेज़ी हम यहाँ पर देख चुके हैं। आप पिछला 1 महीना, 3 महीना, 1 साल का चार्ट अगर उठाकर देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। तो एक मुनाफा वसूली, एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन यहाँ पर मार्केट्स में जरूर आएगी। जैसे ही आप कोई ऐसा इवेंट आता हुआ देखेंगे, कोई स्टेटमेंट आएगी जिस दिन इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाएंगे, सोना थोड़ा सा नीचे आया, उस दिन सोना थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखाएगा। तो माना अब ये जा रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के तौर पर 85,000 के आसपास तक एक करेक्शन आ सकती है। लेकिन ऑन द हायर साइड यहाँ पर लाख निकलता हुआ इस साल में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो क्लियरली SIP एक बेस्ट तरीका है ताकि आप एक लेवल का इंतजार ना करें। हर लेवल पे अगर आप लेते हैं तो आप एवरेज भी रहते हैं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी आपका यहाँ पर बनता है। और जहाँ तक लेने की बात है, ज्वेलरी बाइंग कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर फिजिकल गोल्ड, ETF बाइंग, फंड ऑफ फंड्स में हमने अच्छी खासी खरीदारी आते हुए देखी है। तो उन सबका फायदा, और वो देखने में मालूम पड़ रहा है कि इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सभी तरीके से यहाँ पर सोने की खरीदारी हो रही है। और अगर आपका सेंट्रल बैंक खुद सोना बाय कर रहा है तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ पर डबल थिंक करना चाहिए। चलिए, तो किसी भी बात का पशुपेश या दुविधा ना रखिए और एक इन्वेस्टर बनिए गोल्ड में। और जो गोल्ड में इन्वेस्टर बना उसने सोना बनाया है ना, पैसा नहीं सोना बनाया जनाब। 95,000 का सोना खड़ा हुआ है। मनीषा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आजकल किसी के चेहरे पे बिल्कुल अगर आप देखें रंगत छाई हुई है, मुस्कुराहट है, तो वो है मनीषा जी। इसलिए कहते हैं कमोडिटीज ट्रैक करने का फ़ायदा क्या हुआ वो अब मालूम चल रहा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रेया, कितना गोल्ड रखा है आपने, या ये सिर्फ ETF? मैं रोज पूछती हूँ मनीषा जी से, आज खरीद लूँ जो इन्होंने अभी बताया
SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट सही तरीका है, तो दर्शकों को भी यही करना चाहिए और मैं भी इसी के पक्ष में हूँ, यही मानती हूँ, यही करूँगी मैं भी। करना शुरू करिए, सिर्फ पक्ष में मत रहिए। पक्ष में मत रहिए, करिए। और जब मिले कुछ ना कुछ खरीद लीजिए, और स्पेशली ETF, क्योंकि जब आप आभूषण खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत देनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी चर्चा के लिए। अब एक काम करते हैं, चलते हैं चार का चौका की तरफ, और मानस जी से हम पहला ट्रेड लेंगे सस्ता ऑप्शन, राजेश सतपुते जी से लेंगे आज का FNO सुपरस्टार, आशीष कयाल जी से लेंगे आज का चार का चमत्कार, और गौरांग शाह आज का देंगे मिड कैप फंडा। मानस, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप सस्ता ऑप्शन? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए इंडियन बैंक के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडियन बैंक ने कंसोलिडेशन के बाद आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दिया है, चार्ट्स पे काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो इंडियन बैंक के 560 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 16 रुपए 60 पैसे के भाव चल रहे हैं इस ऑप्शन में, 560 की कॉल ऑप्शन में। वहां पर आपको 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए के टारगेट सेट करना है। इंडियन बैंक पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें कन्विक्शन है। ये राजेश जी की कॉल भी थी, और अभी भी अगर आप देखें इस वक्त मानस का ट्रेड 560 की कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड FNO सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है इंडियन होटल्स के चार्ट के ऊपर। अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट जो हमें कल मिला है। आज का पूरा दिन पॉज है, थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है 835 का सपोर्ट ये ले रहा है। तो हम 830 का स्टॉप लॉस रखे इंडियन होटल बाय करेंगे। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट शुड बी 870 to 880। इंडियन होटल FNO सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पिक। आशीष जी, आप बताइए आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए जो मैं अभी फिलहाल स्टॉक लेना चाहूंगा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव देखा जा सकता है जो है DLF में। DLF के ऊपर एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर स्टॉक में एक पिछले दिन में काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। गुंजाइश है कि यहाँ से फिर से एक ऊपर का दौर शुरू हो सकता है। तो DLF एक ब्लैक हॉर्स हो सकता है, डार्क हॉर्स यहाँ से बाई के लिए। ऊपर में जो टारगेट है DLF पे करीबन 680 के देखे जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो नीचे पे लगाना होगा DLF के ऊपर वो है अराउंड 642 का। DLF बाय करने की राय चार्ट का चमत्कार के लिए फिलहाल। गौरांग जी, आप बताइए आपका क्या होगा पिक मिड कैप फंडा के लिए? तो श्रेया जी, सीमेंट क्षेत्र को हमने चुना है अब की बार, और जिस शेयर का हमने चयन किया है वो एक छोटी मझोली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की, और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि धीरे धीरे करके हमारे देश में जो सीमेंट की खपत है वो बढ़ती जाएगी। खास करके जिस प्रकार से सुधार हम रियल एस्टेट सेक्टर में देख रहे हैं, उसके साथ साथ केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है निर्माण कार्य में ढांचा खड़ा करने के लिए। बिरला कॉर्प लिमिटेड इस कंपनी का हमने चयन किया है। काफी सारी विस्तार योजनाएं के पश्चात इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छी खासी है, मार्केट शेयर भी काफी दुरुस्त है, और लक्ष्य जो करेक्शन हमने देखा है श्रेया जी, वो एक बहुत बड़ा मौका है, बशर्ते कि आपके पास लंबी अवधि का नजरिया हो, क्योंकि हम ये बुनियादी तर्क के आधार पर बात करें। लक्ष्यांक के रूप में अनुमानित 1500 के आसपास के लक्ष्यांक। बिरला कॉर्प पसंद आ रहा है गौरांग जी को मिड कैप फंडा के लिए। तो हमने चार का चौका की शुरुआत की मानस जी से, सस्ता ऑप्शन के लिए उन्होंने चुना। आपके स्क्रीन पर इस वक्त इंडियन बैंक का कॉल ऑप्शन 560 का टारगेट आप 30 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 11 का मेंटेन करना है। FNO सुपरस्टार के लिए राजेश जी ने इंडियन होटल दिया है। आपके स्क्रीन पे इस वक्त 870 का टारगेट, स्टॉप लॉस 530। साथ ही चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष कयाल जी ने चुना DLF। यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड 675 से लेके 700 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 642 का आपको लेकर चलना है। साथ ही गौरांग जी को पसंद आ रहा है बिरला कॉर्प, 1500 का लक्ष्य इन्होंने आपके स्क्रीन पर इस वक्त रखा है। देखिए कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे फिलहाल फोकस में है, उसमें से एक आज इन्फोसिस भी कल इनफैक्ट फोकस में रहेगा, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं। और इन्फोसिस आज के सत्र में आप देखें तो जिस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है, गिर कर ही कारोबार कर रहा है, पूरा IT पैक ही आप देखें जिस तरीके से वहाँ पे एक सरेंडर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल निफ्टी में इन्फोसिस और साथ ही HDFC लाइफ के नतीजे आएंगे, उस पर बात कर लेते हैं। पहले समझते हैं इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं आशीष जी से। आशीष जी बताइए इन्फोसिस के नतीजे पर क्या है आपका अनुमान? बिल्कुल ठीक, कल आएंगे Q4 के और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स, और कहने के लिए है IT का बेलवेदर, क्योंकि ये बताता है मूड मॉल कैसा है, क्योंकि ये गाइड कर रहा होता है।
और दिक्कत में होगा ये बेलवेदर। कल वैसे टाइमलाइन आ जाएगी, कल 3:45 बजे के आसपास इनकी रिलीज कहती है नतीजे आएंगे। तो जस्ट जैसे ही बाजार बंद होगा उसके बाद इन्फोसिस के नंबर्स आ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, FY24 पिछला फाइनेंशियल ईयर जो था स्लो डाउन था इन्फोसिस में। उसके बाद FY25 के यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने ग्रोथ पिकअप होती हुई नजर आई थी। और पिकअप इसीलिए हो रही थी क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो लार्ज डील्स बैक करी थी उसका रैंप अप हो रहा था, उसका फायदा मिला था। लेकिन यहां पे ब्रेक लगेगा Q4 में। इस बार कांस्टेंट करेंसी की जो अनुमान है आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। एक्सपेक्टेड है कि करीब 1% का दबाव होगा। अब वो सीजनैलिटी एक बड़ा रीजन है। आमतौर पे ये क्वार्टर कमजोर रहता है। टीसीएस के केस में आपको याद होगा 0.8% गिरी थी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो अभी अभी थोड़े दिन पहले नंबर्स आए थे। अच्छा, एक बात और यही रखिएगा प्लेट को, FY25 के पूरे साल का उन्होंने कहा था गाइडेंस है 4.5 से 5% साल दर साल का। पहले 9 महीने की परफॉर्मेंस अपने हाथ में उसे एडजस्ट करूं तो -2.3 से -0.3 के बीच की बात थी इस क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन। उसी के बीच में आने वाला, यानी कि पूरे साल की गाइडेंस मोटा मोटी अचीव करते हुए ये लोग नजर आएंगे। मार्जिन 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव होगा। क्यों दबाव आएगा? क्योंकि एक तो जूनियर एम्प्लॉइज की वेज हाइक्स कर रहे हैं। साल के पहले क्वार्टर में पूरे साल के वीजा खर्च की अकाउंटिंग होती है। और इनके साथ एक और, कुछ दिन पहले अपन चर्चा कर रहे थे, वो अपडेट आया था कि मैककमिश के साथ इनका सेटलमेंट हो गया $17.5 मिलियन का। शायद वो $17.5 मिलियन का एडजस्टमेंट इस क्वार्टर में हो रहा होगा। तो ये सब रीजन से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, पर रुपए में क्योंकि कमजोरी आई है उससे कुछ हद तक मार्जिन थम जाएंगे। पर फिर भी 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स का दबाव। पर सबकी नजरें गाइडेंस पे, FY26 के लिए किस तरह की तस्वीर पेंट करते हैं। एक तबका कह रहा है क्योंकि मैक्रो बहुत अनसर्टेन हो गया है, कहीं इन्फोसिस इस बार गाइडेंस स्थगित ना कर दे। अगर ऐसा हुआ कि अनसर्टेनिटी का हवाला देते हुए सस्पेंड कर दी गाइडेंस, तो काफी निगेटिव होने वाला है। पर ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही है नहीं, गाइडेंस देंगे। FY26 के लिए मोटा मोटी 2 से 4% ग्रोथ की बात करी जा रही है। जो तमाम ब्रोकरेजेस एक्सपेक्टेशन रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। 2 से 4% कमजोर इसीलिए क्योंकि मैक्रो अनसर्टेनिटी टैरिफ वॉर के चलते है, और FY25 में कोई मेगा डील नहीं मिली, तो FY26 में उसका रब ऑफ नहीं मिल रहा होगा जैसे FY24 में मिल गई थी। तो FY25 की तस्वीर बेहतर हो गई थी। इस बार वो दिक्कत आने वाली है। ये तमाम ब्रोकरेजेस एक्सपेक्टेशन अपन पकड़ के चल रहे हैं। 2 से 4% शायद ग्रोथ की बात करोगे। मार्जिन सब एक जबान में कह रहे हैं। 20 से 22% वाला बैंड इस बार भी इन्फोसिस कंटिन्यू करेगा। अच्छा, पूरी नजर रखिएगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, कोई 12 से 18 महीने प्रीवियस कोई मेगा डील नहीं आई है। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का रिवाइवल। वही हालात पटरी पे लाएगा इन्फोसिस के और आज आने वाले विप्रो के भी। इसीलिए कमेंट्री में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। किस तरह का आउटलुक नजर आता है इन्फी के मैनेजमेंट को। तो सीजनल डिप आएगा इस बार, ये एक्सपेक्टेड है। पर क्या बाउंस बैक कर जाएंगे, सबकी उस पर नजर रहेगी, उसकी कमेंट्री पे नजर रहेगी। तो आपने तो कंफ्यूजन आशीष और बढ़ा दिया, डिप और बाउंस बैक। चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा और कम करते हैं, है ना। चंदन से बात करते हैं। चंदन, अभी आपने आशीष को सुना। अब क्या है, नंबर से पहले निफ्टी आईटी में और इन्फोसिस में, लार्ज कैप आईटी में सिवियर प्राइस डैमेज है। आप कैसे इस रिजल्ट को खेलेंगे? टीसीएस पे लोग, मुझे याद है किसी मंच पे बेयर पुट स्ट्रेटेजी हम बना के गए थे, बट उससे पहले उस दिन क्या हुआ, ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आईटी में, तो सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो गए वर्सेस प्लेसमेंट। अभी आप इन्फोसिस पे क्या कर रहे हैं, कंसिडरिंग इन्फोसिस आईवीज? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखें कि बाजार में, पूरे बाजार की विक्स में कूल डाउन हुआ है, और इन्फोसिस की आईवी में उतना कूल डाउन हुआ है क्योंकि यूजुअली रिजल्ट के आसपास इसकी आईवी में स्पाइक देखने को मिलता है। बट फिर भी मैं एटीएम आईवीज की यदि इसकी बात करूं तो अभी भी लगभग 35-36 की रेंज में है, और ऊपर में जो स्ट्राइक्स है वो वहां पे लगभग 55 तक की आईवी भी है। तो ये तो तय है कि रिजल्ट कुछ भी आए, यदि 3-4% ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ तो प्रीमियम डिके होता हुआ नजर आएगा। तो काफी लोग इसलिए यहाँ पे आयरन फ्लाई जैसे स्ट्रेटेजी भी काम कर सकते हैं, बट सलाह ये रहेगी कि नेकेड ऑप्शन तो नहीं लें। अब व्यू के साथ में स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो हल्का सा नेगेटिव व्यू है,
भले ओवरऑल मार्केट में हमारा पॉजिटिव व्यू है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट सिलेक्टिव आईटी काउंटर है, वहां पे अपसाइड केप है, और जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर बन रहे हैं और बाजार की रिकवरी के बावजूद भी रिकवरी नहीं है, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि नीचे के डाउन साइड बनने चाहिए। और वैसे भी नतीजों के चलते प्रोटेक्शन हमेशा बेटर रहता है हेजिंग के तरह से। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप एक मौजूदा लेवल से 60-70 पॉइंट नीचे तक का एक स्प्रेड बना ले, 1420 का पुट ले, 1360 का पुट बेच दें। इस पूरे स्प्रेड में आपको लगभग 22 रुपए की कॉस्टिंग होगी और मैक्सिमम रिस्क रहेगा 8800 का। और इन्फोसिस यदि 1360 की तरफ फिसलता है और वहीं पे एक्सपायरी क्लोज आती है तो लगभग 38 रुपए का प्रॉफिट होगा, जबकि 15,200 रुपए होगा। सो 1:1.75 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि काउंटर में अपसाइड केप है और थोड़े थोड़े गिरावट बन सकती है। पोर्टफोलियो वो भी यहाँ पे कर सकते हो और हल्का सा नेगेटिव व्यू है वो भी इस स्ट्रेटेजी को प्ले कर सकते हो विद द व्यू कि आपका रिस्क लिमिटेड है। और यदि मान लीजिए नतीजों के बाद स्टॉक नहीं गिरे तो छोटे मोटे नुकसान में भी आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिलहाल एक स्ट्रैटेजी इन्फोसिस पर आप अपनाएं। और अब चलते हैं आगे और हम बात कर रहे थे Q4 के नतीजे कैसे रह सकते हैं। HDFC लाइफ के नतीजों का अनुमान क्या रहेगा, ये बताने के लिए यश हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यश, HDFC लाइफ के अनुमान क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे एक सेंटेंस में अगर HDFC लाइफ के नतीजों का अनुमान बताना हो तो मैं कहूँगा कि प्रीमियम ग्रोथ जो है, जो कि टॉप लाइन ग्रोथ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अगर एक कंपनी है जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है प्रीमियम पे, तो वो रहेगी HDFC लाइफ। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि मार्जिन्स जो है HDFC लाइफ के लिए ये क्वार्टर में थोड़े से वीक या कमज़ोर रह सकते हैं। मैं इसका पहले आपको नंबर्स बता दूं क्या एक्सपेक्टेड है एग्जैक्टली। टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट या टोटल AP जो कि प्रीमियम ग्रोथ होता है, वो एक्सपेक्टेड है कि 13% से ग्रोथ दिखाएगा Q4 में। जो नंबर हम नज़र रखेंगे वो होगा 5,343 करोड़ रुपीज़। अगर अभी VNB यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस पे जाए तो वो एक्सपेक्टेड है कि 13% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है फोर्थ क्वार्टर में। नंबर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 1,399 करोड़ रुपीज़। अभी हमने मार्जिन की बात की जो कि थोड़े से वीक रह सकते हैं। मार्जिन में सिर्फ 9 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ देखने मिल सकता है, यानी कि नंबर जो आ सकता है वो है 26.19%, जो कि कंपेयर करता है 26.1% से ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ना इसके क्या रीज़न है कि प्रीमियम ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग है और मार्जिन्स वीक रह सकते हैं? सबसे पहला ये है, ये क्वार्टर में यूलिप ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो मार्जिन पे इम्पैक्ट देगा और जिस वजह से मार्जिन थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। मैंने आपको बताया प्रीमियम ग्रोथ में और VNB ग्रोथ में सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगर कोई दिखा सकता है तो वो HDFC लाइफ रहेगा। हायर शेयर ऑफ यूलिप मैंने आपको कहा जिस वजह से मार्जिन थोड़े वीक रह सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि ग्रुप सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकती है जिस वजह से भी मार्जिन पे एक हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। मोस्टली ब्रोकरेजेस मान रही है अगर रिजल्ट अनुमान के हिसाब से आते हैं तो स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा रनअप दिखा चुका है ये स्ट्रॉन्ग प्रीमियम ग्रोथ को फैक्टर इन करते हुए। लास्ट 3 महीने में स्टॉक 12% ऊपर है और सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो कि ट्रेड करता है 2.3 टाइम्स प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू। सो काफ़ी ये गुड न्यूज़ जो है, जो प्रीमियम ग्रोथ की गुड न्यूज़ है, VNB ग्रोथ की गुड न्यूज़ है, वो प्राइस में आ चुकी है लास्ट 3 महीने में, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। बट ये याद रखना, अगर मार्जिन में एक पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो स्टॉक भी उसको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा पॉजिटिवली। बिल्कुल, HDFC लाइफ के मार्जिन पे खासी नज़र रहेगी। यश ने बताई मार्जिन फ्लैट रहने की संभव है, लेकिन अगर पॉजिटिव रहता तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। इसी के साथ अब HDFC AMC के नतीजों पर भी बात कर लेते हैं। क्या उम्मीद स्ट्रीट लगाकर चल रहा है फिलहाल, बताइए कंचन, क्या है उम्मीदें? जी, अगर आप HDFC AMC के नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स थोड़े से मिक्स देखने को मिलेंगे। अगर आप नंबर्स देखेंगे YoY बेसिस पे तो नंबर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे सीक्वेंशियल बेसिस पे तो नंबर आपको कमज़ोर देखने को मिलेंगे। और सीक्वेंशियल बेसिस पे जो कमज़ोर नंबर देखने को मिलेंगे उसके पीछे का जो मेजर कारण है वो जो हमें Q3 देखने को मिला था, वहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन इन कंपैरिजन जो Q4 है यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है ग्रोथ में, जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे। आइए डायरेक्टली आते हैं इस टाइम पे नंबर्स किस तरीके के रहेंगे। रेवेन्यू की बात करी जाए तो YoY बेसिस पे यहाँ पे 34% से लेके 35% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। एबिटा एट द सेम टाइम 40% तक उभरता हुआ नजर आ सकता है। मार्जिन्स में भी 3 से 4% की हमें बढ़ोतरी संभव है। और अगर बात करी जाए कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी की तो यहाँ पे भी 16 से लेके 20% तक बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है।
अगर इस टाइम पे बात करें AUM की कंपनी की, तो वो सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज पिछली बार जो हमने बेस देखा था वो काफी ज्यादा लार्जर बेस था। उसके बाद Q4 में मार्केट के जो सेंटिमेंट थे वो वीकर साइड में थे, उसका रिफ्लेक्शन AUM ग्रोथ में आ सकता है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करी जाए तो वो भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग डीलेवरेज इसके पीछे का बड़ा कारण है। इसके अलावा मार्जिन भी यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और जो पूरा का पूरा Q4 का वीक परफॉर्मेंस है वो बाकी के जो इनकम है उसको भी कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत के लिए, HDFC AMC के नंबर्स को एक्सपेक्टेशन जाहिर करने के लिए। अब लेके आइए आपकी स्क्रीन पे निफ्टी डे हाई करीब 23,428 पे, निफ्टी बैंक इज डे हाई 53,116 पे। आखिरकार 2 बजे के आसपास जो वो स्टेटमेंट आया जो चाइना की तरफ से आया कि हम अगर एक टेबल पर बैठे हमें अगर रिस्पेक्ट दी जाए तो हम बातचीत करेंगे, इसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज एक बहुत ही अनुभवी चेहरा श्री जिग्नेश देसाई सेंट्रल ब्रोकिंग के जुड़ चुके हैं। 25 साल से ज़्यादा का अनुभव, कई मंच पे काम किया उन्होंने, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जिग्नेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मेरे ख्याल से लास्ट 1-2 हफ्ते में जो वो हॉरर शो देखा हमने मार्च में भी एक 22,000 का लो लगाया, फिर एक पुल बैक लिया टुवर्ड्स 23,800, बट ये शॉक जो था ये कंप्लीटली आई थिंक वाज स्पॉन्सर्ड बाय दिस टैरिफ फियर्स। क्या ये लास्ट कड़ी थी पॉसिबली जो चाइना का स्टेटमेंट आया है? ट्रम्प चाहते यही थे कि सब आए और नेगोशिएट करें फॉर ए रीजनेबल टैरिफ रेट्स बिटवीन US एंड अदर कंट्रीज। आपको लगता है कि ये अध्याय भी चला गया? और वो कहते हैं ना एक धारणा होती है बाजार की सर कि एक ही फियर फैक्टर बाजार को बार बार नहीं गिरा सकता। क्या ये सही लग रहा है आपको इस वक्त? आई थिंक इफ यू सी ओवरऑल पिक्चर वीरेंद्र जी, तो देखिए आप निफ्टी नीचे में 21,800 बनाया वापस, उसके पहले 24,400 के आजू बाजू था, वहां से 21,800 आया और अभी वापस 23 से थोड़ा आगे पीछे है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो नेगेटिव फ्लोज था, जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट जो भी था, नेगेटिव जो भी था, ये सारा हो गया है मेरे को लगता है। बट स्टिल मार्केट विल स्टिल रिमेन इन द रेंज फॉर सम मोर टाइम। मुझे लगता है काफी कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट आता रहेगा चाइना के पास से भी और यूएस में से भी। सो आई थिंक स्टिल आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड नॉट गेट इट अवे विद दिस काइंड ऑफ रैली। हाँ, बट इंडिया माइट डीकपल वेरी सून, नॉट राइट नाउ। आई थिंक इंडिया में भी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन होगा ये लेवल से, बिकॉज जो हिसाब से रिटेल ने पैसा घुमाया है और जो हिसाब से पैसा गया है इनका, तो वो हिसाब से मेरे को लगता है कि ये मार्केट विल स्टिल रिमेन रेंज बाउंड फ्रॉम हियर, यहाँ से थोड़ा। अच्छा ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। पर आप एक मुझे लगता है कि बॉटम बन गया है मार्केट में, बट हो सकता है कि 21,800 वापस नहीं आया, बट हो सकता है 22,500 से मार्केट वापस घूमे, ऊपर में 24,500 जैसा ये ब्रॉडर रेंज है जहाँ मार्केट घूमेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज चलेगा यहाँ से। तो अगेन आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन मिड एंड स्मॉल कैप आइडिया, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक डोमेस्टिक सेक्टर्स वगैरह है जहाँ मैं काफी पॉजिटिव हूँ बेसिकली। ओके, मैं आ रहा हूँ सर उसी पे। और आप देखिए ना, सीक्वेंस सरकार का एक्टिव होना, देन RBI का एक रेट काटना, उसके बाद इन्फ्लेशन का कूल ऑफ होना, एक रेट काट और होना, उसके बाद स्टांस में परिवर्तन होना। आज बहुत सारे हाउस व्यूज ये कह रहे हैं जनाब कि अब 2 रेट कट्स और लाइंड अप हैं, और फिर बैंक्स का एकदम से अगर आप देखें ट्रांसमिशन शुरू होना। आप देखिए कैसे सेविंग डिपॉजिट रेट्स घट रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या कह रहे हैं? द बेस्ट थिंग टू चेज राइट नाउ इज एग्जैक्टली, क्या बैंक्स, NBFCs, HFCs ये इस वक्त आपकी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर आते हैं या नहीं आते? आपका ऑर्डर ऑफ पिकिंग क्या है सर इस वक्त? एब्सोल्युटली यार, एक तो सबसे पहले डोमेस्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्री उसी को चूज करना है, उसमें बैंकिंग अब पूरा देखिए, पूरा जो फॉल भी हुआ उसमें बैंकिंग गिरा ही नहीं है इतना। अब देखिए तो बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्म द एंटायर इंडाइसेस। तो मुझे लगता है यहाँ से भी बैंक विल आउट परफॉर्म वेरी वेरी एग्रेसिवली। आप देखिए ना, तो ये क्वार्टर का नतीजे देख लीजिए, उसमें मुझे लगता है कि ट्रेजरी गेन काफी अच्छा आएगा, प्लस इंटरेस्ट रेट जो फॉलो है उसका बेनिफिट आएगा बैंक्स को। इवन इफ यू सी, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि Q3 से Q4 का नंबर बैंकिंग में खराब आएगा, बट आप मुझे लगता है कि एज अ हाउस वी फील दैट यहाँ से Q4 के नतीजे Q3 से अच्छे आएंगे। काफी बैंकों ने बल्क डिपॉजिट जो है लेना बंद कर दिया है। जो बड़ी बड़ी बैंक है, जो HDFC बैंक है या फिर SBI है या फिर कोटक है, काफी बैंकों ने बल्क डिपॉजिट लेना बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है सर यहाँ से बैंकिंग विल एब्सोल्युटली आउट परफॉर्म द एंटायर इंडाइसेस।
बैंकिंग आउट परफॉर्म कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून जिग्नेश जी, श्रेया बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून। जी, एक ब्रॉडली सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल वीरेंद्र जी ने हालांकि उसको छेड़ा भी, लेकिन थोड़ा डिटेल में मैं आपसे आंसर की अपेक्षा करूंगी। जिस तरीके से चाइना ने कहा है कि वो अमेरिका से बातचीत करने की तैयार है अगर सही व्यवहार रहा उनका, ऐसे में भारत पर इसका क्या असर होगा अगर उन दोनों के बीच सुलह हो जाती है, और मार्केट में क्या आप एक तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि खबर आई और एक मार्केट में हमने रैली देखी, उस खबर के बाद ही मेटल जो इन रेड ट्रेड कर रहा था वो इन ग्रीन आया, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बना कहीं ना कहीं। तो ऐसे में बाजार में क्या इसका असर पड़ेगा, साथ ही कौन से सेक्टर्स फिर फ्रंट फुट पर आते हुए नजर आएंगे? इंडिया आउट परफॉर्मिंग फॉर श्योर, इंडिया आउट परफॉर्म कर ही रहा है। आप ग्लोबल इंडस्ट्रीज देख लीजिए, उसके सामने इंडिया ने काफी आउट परफॉर्म किया। इनफैक्ट इन दिस फॉल आल्सो इंडिया का फॉल हुआ है, लेकिन काफी कम हुआ है कंपेयर टू ग्लोबल इंडस्ट्रीज। और यहाँ से जो रैली भी हुआ उसमें भी हमने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज गेन और इन टर्म्स ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक। पर मुझे ये लगता है यहाँ से कि अभी भी ये जो टैरिफ का वॉर है वो खत्म हुआ नहीं है। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट अभी चाइना ने डेफिनेटली पॉजिटिवली स्टेटमेंट दिया है आज, और उसके पीछे पीछे मार्केट भी बढ़ा है। बट मुझे लगता है कि यूएस का क्या स्टांस रहेगा, और अभी उन्होंने जो 134% जो भी और 104% जो भी टैरिफ लगाया है, उसमें कितना नेगोशिएट होता है दोनों कंट्री के बीच में, उससे मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन बिटवीन नेगोशिएशन होगा। बट इसमें कोई और नहीं है कि इंडिया विल आउट परफॉर्म, बिकॉज इंडिया के साथ भी नेगोशिएशन होगा। जैसे 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 अभी 10% ट्रम्प ने पूरा एकदम फ्लैट टैरिफ लगा दिया है सबके ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये 10% के कहीं ना कहीं इंडिया के लिए 10% के नीचे ही कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होगा फॉर इंडिया। सो इंडिया विल बी डेफिनेटली आउट परफॉर्म द इन दिस एंटायर टैरिफ वॉर। और उसमें इन टर्म्स ऑफ आप सेक्टर देखिए तो मुझे लगता है स्टिल वी शुड प्रिफर के डोमेस्टिक सेंट्रिक इंडस्ट्री से, जैसे बैंक है, जैसे सीमेंट है, टेलीकॉम है, डिफेंस है, ये सारे सेक्टर विल आउट परफॉर्म मिड कैप, मिड एंड स्मॉल कैप सिलेक्टिवली, जहाँ वैल्यूएशन काफी कंफर्ट है। तो ये 4-5 जो सेक्टर है, इन्वेस्टर्स को और फंडों को इसी में खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। यू शुड टेक मोर पोजीशन और इसी में पोजीशन लेना चाहिए, सेक्टर्स में इनिशियली पोजीशन लेना चाहिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को क्लियरली हमको अवॉइड करना चाहिए। एक्सपोर्ट सेंट्रिक स्टॉक्स माफ कीजिएगा सेक्टर्स अवॉइड होंगे, और साथ ही डोमेस्टिक सेंट्रिक सेक्टर्स को आपको फोकस में रखना चाहिए। उसी में से एक और सवाल मेरा ये भी निकल कर आ रहा है जिग्नेश जी, आईएमडी की कल फोरकास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, उन्होंने मॉनसून का फोरकास्ट रखा जो सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है, स्काईमेट का भी फोरकास्ट। ऐसे में कंजप्शन से जुड़ी हुई कंपनियों को कैसे देख रहे हैं आप, वहाँ पे आउटलुक क्या रहेगा? सर कंजप्शन में भी मेरे को लगता है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज जो है, जहाँ पे डिमांड भी काफी अच्छा आना चाहिए यहाँ से, तो कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज में वी एज अ हाउस वेरी पॉजिटिव ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज बेसिकली यहाँ से। सो जैसे एफएमसीजी है, जैसे क्रॉम्पटन जैसा क्रॉम्पटन कंज्यूमर है, जैसे वी आर पॉजिटिव ऑन सम ऑफ द आइडियाज वेयर इन लीवर है यहाँ से, जैसे गोदरेज कंज्यूमर है या फिर वी गार्ड है, क्रॉम्पटन कंज्यूमर है, ये सारे इंडस्ट्रीज में वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज। ओके अच्छा, एग्जैक्टली आप इस वक्त कैपिटल गुड्स पे क्या व्यू रखते हैं? क्योंकि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइकिल और रिटर्न की साइकिल थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि प्राइस डैमेज तो पूरे कैपिटल गुड्स में काफ़ी सीवियर होता है। एल&टी को देख लीजिए, आप सिमेंस को देख लीजिए, कमिंस को देख लीजिए, बट क्या केपेक्स में रिवाइवल आपको दिखाई दे रहा है? प्राइवेट कैपेक्स और गवर्नमेंट कैपेक्स दोनों, ऐसे में आपका कैपिटल गुड्स पे टेक क्या है इस वक्त? अभी भी अगर आप देखिए वीरेंद्र जी, वहाँ वैल्यूएशन थोड़ा एग्रेसिव है वैल्यूएशन, द स्टॉक्स आर नॉट चीपली अवेलेबल। सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज थोड़ा इसमें वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। एज अ हाउस आल्सो वी हैव प्रेफर्ड दैट जरा भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और ये जब वैल्यूएशन हाई है, we should avoid such sectors, such companies at this moment, sir. So we as a house will wait for some more time and some more news or some more clarity on this side, basically. So I think jahan valuation high hai, we'll avoid such sectors and such companies. ठीक है, शामिल हुए सभी सेक्टर पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, अपना आउटलुक शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हैव अ नाइस डे। चलिए अभी काम करते हैं, एक बार इस क्लोजिंग को देखते हैं। इट्स 23435
और निफ्टी बैंक सुपर एग्रेसिव मोड में 53,100 के आसपास लगभग, आप समझ के चलिएगा। मैं एक दो ट्रेड्स और लेता हूँ उसके बाद, क्योंकि हमें BTST ट्रेड्स पे भी आना है, फिर स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। एक बार आपकी स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज़ ज़रा, जिसने एक बहुत ही शार्प मूव लिया, दैट्स आई थिंक हेवल्स 1613 पे। राजेश जी मेरे ख्याल से आप उस वक्त कार्यक्रम में थे 10 बजे आसपास जब मैंने ट्रेड चेक लिया था, और वो ट्रेड चेक लिया था मैंने 1588 पर। नाउ आज का इसका हाई है लगभग, आप समझ लीजिएगा कि 1620, विच इज़ एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। राजेश जी, ये जिसने भी सुबह उस व्यू पे काम किया या फिर कॉल ली, क्या ये कैरी करने लायक स्टॉक है या पैटर्न है आज की? देखिए वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, जिस तरह से लॉन्ग पोजीशन लेके जा रहा है, मुझे लगता है इसका कल का जो टारगेट होगा वो करीबन करीबन रहेगा 1640 का, 1635 टू 1640। लेकिन अगर जैसे कि सुबह कहने पे लिया है तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे, क्योंकि बाजार दोनों तरफ घूमता है। तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह होगी, लेकिन अगर आधा रखना है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 1595। 1595 के स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रखे 1635 1640 इसका नेक्स्ट पड़ाव। ठीक है, हेवल्स पे फिलहाल ये राय आप अपनाएं। राजेश जी की तरफ से आते हुए अब चलते हैं यतिन जी के पास। डीलिंग रूम में कौन से शेयर्स फोकस में, उनसे जानते हैं। बताइए यतिन जी। तो दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है HPCL। स्टॉक डेज हाई पे है और डीलर्स की अगर आप माने तो बाजार में ये रूमर चल रहा है कि शायद जो LPG के रिलेटेड ड्यूज हैं वो सरकार एक ट्रांच में शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे। HPCL डीलर्स की सलाह है यहाँ एक BTST की, और डीलर्स को लगता है कि यहाँ जिस हिसाब से DIA बाइंग है 400 तक के लक्ष्य काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं FNO ट्रेड में। इसके अलावा PSU बैंक्स पे भी डीलर्स की खास नज़र है, कंटिन्यूसली वहाँ वो खरीदारी की सलाह ही दे रहे हैं। यहाँ यूनियन बैंक का ये काउंटर है जो उनको पसंद आ रहा है। इनफैक्ट यूनियन बैंक में डीलर्स को लगता है BTST की ट्रेड करिए 3 से 4% के अपसाइड के लिए। तो आज जिस तरीके से मूव आए हैं शायद कल भी ये कंटिन्यूड रहे, तो यूनियन बैंक के काउंटर है जो डीलर्स को भी पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स फिलहाल आपको रडार पर रखना चाहिए। और अब BTST STBT ट्रेड से शुरुआत करते हैं। चंदन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए आप BTST STBT क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, कल के लिए तो मैं यहाँ पे BTST कैरी करना चाहूंगा विद द व्यू की मार्केट में लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और मार्केट के बेस है वो हायर शिफ्ट हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे फोकस करूंगा एक काउंटर जहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है, और वो रहेगा हेवल्स में एक पॉजिटिव सेटअप बना है और 4-5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ 5 दिनों से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। डेली और वीकली चार्ट में मल्टीपल डेज वीक्स का ब्रेकआउट है, तो हेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1590 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, 1670 के टारगेट। ओके, आपका हेवल्स भी जिसको मैं कंसिडर कर ही रहा था आई थिंक इस डिस्कशन में, ये आपकी कॉल है। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, ट्रेंड को कैरी करेंगे। यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड निकला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। 5030 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं ट्रेंड के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 4959 का, 4959 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और टारगेट 5200 डिसाइड करेंगे। ठीक है, ट्रेंड के फ्यूचर में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आते हुए। गाबर जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? मेरे ख्याल से गोदरेज CP पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अब गोदरेज CP ट्रेड करा है 1244 के आसपास, टाइट स्टॉप 1230, मतलब करीब 14 रुपए का स्टॉप लॉस है। मेरे ख्याल से 1280 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से अच्छा लगता है गोदरेज CP। ओके, गोदरेज CP आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त। और राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा थर्सडे मॉर्निंग के लिए? या वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर PSU बैंकिंग पे है। मुझे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक काउंटर जिसमें जगह है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बड़ा काउंटर है, अगर बाजार को चलना है तो कई लीडर के साथ भी जाना पड़ेगा, तो SBI इस लीडर के साथ जाऊंगा मैं। एट लेवल ऑफ 771 इट्स अ बाय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 760 का स्टॉप लॉस रखे। वीरेंद्र जी, मेरा इसका कल का टारगेट रहेगा करीबन 790 टू 800। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मूव मुझे लगता है SBI में ड्यू है। SBI में बड़ा मूव ड्यू है और SBI कॉल्स में शामिल भी था। शुरुआत में इस कॉल को पकड़ा गया था। ये कॉल थी SBI अभी कुछ देर पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही। अच्छा गौरांग जी, एक्शन तो स्ट्रॉन्ग है, आई मीन बैंक्स लीड कर रहे हैं, थोड़ी तेज़ी है और ट्रांसलेट हो गई इस चाइना के स्टेटमेंट के बाद मेटल्स में भी। आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी कहाँ तलाश रहे हैं इस वक्त? तो ऐसे तो मेरे ख्याल से क्षेत्र के आधार पर तो मौके बहुत है, लेकिन अगर मुझे एक क्षेत्र पर ध्यान देना होगा तो मैं
हम पसंद करेंगे ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां या फिर ऊर्जा क्षेत्र, और वहां से अगर कोई एक कंपनी का चयन करना हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिकवरी जो हमने देखी है निचले स्तर से वो हमें आती हुई दिखा है, वो है टाटा पावर। और ऊर्जा को लेकर के तो परिस्थिति आपके और हमारे समक्ष ही है, और जिस प्रकार से गर्मी का पारा तांडव कर रहा है, मेरे ख्याल से अप्रैल के जितने दिन बाकी हैं और मई का महीना अभी भी देखना बाकी है, तो टाटा पावर हमें काफी अच्छा लगता है। काफी लंबे समय से हमने यहाँ पर निवेश की राय दी है, तो अगर किसी का निवेश करने का नजरिया है तो टाटा पावर को हम पसंद करते। पता है, अब आज सुबह सुबह गौरांग जी आशीष ने एक बड़ी अच्छी बात मुझसे कही कि अगर आपके घर में बालकनी हो तो बस शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पनीर, इसमें मसाला लगा के छोड़ दीजिए, और एक वो सीख होती है ना, सीख, बाकी काम सूर्यदेव कर देंगे, है ना। पनीर टिक्का जो है सीख जाएगा, बस सुबह सुबह 11 बजे के आसपास छोड़ दीजिए, 2-2:30 बजे एकदम गर्मा गर्म पनीर टिक्का आपके लिए तैयार रहेगा। श्रेया, टेक्निक कभी इस्तेमाल करिए क्या आपने दिल्ली एनसीआर में? सर दिल्ली एनसीआर में तो किया, फिर बॉम्बे में बालकनी अफोर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ज़रूर जिस तरीके से गर्मी पड़ती है वहाँ पे आशीष, ये जब जाएंगी ना आप न्यूज़ रूम में तो आशीष जी से पूछ लीजिएगा, उन्हीं की विधि है ये, सुबह सुबह लेके आए थे ये। खैर चलिए अब एक काम करते हैं और आते हैं थोड़ा सा क्लोजिंग पर। क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं एक बार, जरा मतलब इंडिसेस पे जरा एक बार लेके आइए आप। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ डॉक्टर साहब, वो ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। क्यों मैं 422 को महत्वपूर्ण मान रहा था, 422 को तवज्जो दे रहा था, ये क्लोज शायद हमें 422 के ऊपर ही मिले। नहीं, यस, लुक एट 23,300, जहाँ पे सुबह तक 90 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई था। ये क्या हुआ, आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे? जैसे ही निफ्टी 23,422 के ऊपर आया, इस कॉल में शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई। यानी जो बंदा ये सोच रहा था कि हम 300-350 के आसपास ही रहेंगे, उसने एग्जिट कर लिया। और जो वीक कॉल राइटर्स थे 23,400, वहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग वाई घट गया, अब वो 87 लाख का रह गया। एक क्लोज अच्छा है। और जरा प्लीज़ पुट राइटर्स लेके आइए, याद रखिएगा कल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 17 अप्रैल का, ये उनके स्टेट्स हैं। जरा पुट लेके आइए एक बार, कॉल राइटर्स ऑन बैकफुट पे, और आप देखिए किस प्रकार से 23,200 डायरेक्टर साहब, इस पर 23,300, 23,400 भी रखिएगा प्लीज़। पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, स्पेशली इस स्टेटमेंट के बाद, और जिस तरीके से रिलायंस में रिकवरी आई, कुछ रिकवरी बाकी अगर आप देखें काउंटर्स में भी थी। बैंक निफ्टी ने करीब आप समझ लीजिएगा कि 53,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया। तो इसने पुट राइटर्स को कन्विक्शन दिया है, एंड स्पेशली जब व्हेन वी आर सस्टेनिंग अबव 23422, लुक एट 23400। मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आखिरी के आधे घंटे में, 1 घंटे में इस स्ट्राइक पे हुई है 23,400 पे। जैसे ही आप 422 के ऊपर गए, 55 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी आज मैं ये दमखम विद अ बिट ऑफ रिस्क रख सकता हूं कि मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कल के लिए कैरी करूं। वी आर गेटिंग ए क्लोज अबाउट 23422, कैरी करिए। याद रखिएगा इमीडिएटली जो टारगेट निफ्टी के लिए खुलता है स्विंग प्रोस्पेक्टिव से, वो वही है जो मैंने श्रेया के साथ शुरू में डिस्कस किया था, 23,537, 23,590 का क्लस्टर। क्योंकि जो कॉल राइटर्स ग्रिप ले रहे थे, उन्होंने ग्रिप छोड़ दी है 23,400 पे। वी आर क्लोजिंग एट डे हाई। निफ्टी बैंक भी लेके आइएगा। सिंपली यहाँ पर आपने 52,500, 53,000 दोनों कॉल राइटर्स को आज ट्रैप किया, उनके ऊपर क्लोज हो रहे हैं, आप डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं। सिंपली कैरी योर लॉन्ग्स। अब आपको दिखाता हूँ डेरिवेटिव बैन अपडेट, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डेरिवेटिव बैन में जा सकती हैं, जहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ऑलमोस्ट हिट होने वाली है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे स्टैट्स लेके आइएगा। यस, इरडा वायदा बैन में आ सकता है, नो डाउट अबाउट। आज ओवर हीटेड स्टॉक है ये, 8% ऊपर। कल सुबह सुबह आपको ये डेरिवेटिव बैन में मिलेगा। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो 107% हिट कर चुकी है। श्रेया, बिल्कुल। एक और बैन अपडेट है शायद वीरेंद्र जी, बिरला सॉफ्ट भी बैन से बाहर आ सकता है। एक और अपडेट आपके स्क्रीन पर इस वक्त। लेकिन हम बैन अपडेट की बात कर रहे हैं, तो एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है आपको? डेरिवेटिव मार्केट में ब्रेथ कैसी लग रही है आपको? एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं। हाँ, एक बार ब्रेथ भी देखते हैं। श्रेया ये जानते हैं 23,400 के ऊपर निकलना, इसने ब्रेथ को और इम्प्रूव कर दिया। लुक एट स्टैट्स को देखिएगा आप, डेरिवेटिव ब्रेथ को एक बार आपकी स्क्रीन पे 113 लॉन्ग,
36 में शॉर्ट कवरिंग, यानी सिंपली ये फिगर अगर आप जोड़ दें तो मोर देन 150 ग्रीन। शॉर्ट मात्र 47 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 26 में। और शॉर्ट भी अगर कहीं पर कैपिटलाइज हुआ है तो वो हुआ है आपका थोड़ा बहुत आईटी में। लेके आइए, एंड स्पेशली क्योंकि आप याद रखिएगा जब शायद मैं इस कार्यक्रम में आ रहे थे डाउ फ्यूचर्स 350 अंक नीचे थे, उसने थोड़ा सा आईटी पे प्रेशर डाला। लॉन्ग बिल्डअप इरडा में, एनबीसीसी में, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगी वो स्टॉक्स जो जिनमें शॉर्ट कवरिंग थी आज। शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स बैंक ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया, आईसीआईसीआई प्रू, ट्रेंट, बर्जर पेंट्स, इसमें काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्ट वाली और ज़ायरस लाइफ, महानगर गैस, सोना बीएलडब्ल्यू, ल्यूपिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। और नेक्स्ट स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, इस क्रम में भारत फौज, चंबल, टोरेंट पावर, बजाज फाइनेंस और वोडाफोन आइडिया। श्रेया। बिल्कुल, तो ये आपने देखी ब्रेथ। कुछ और स्टॉक्स पे मैं रिएक्शन जानना चाह रही थी। इरडा बैन में जा सकता है, शानदार तेज़ी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में हमें देखने को मिली और जिस तरीके से Q4 रिजल्ट रहे, स्ट्रीट ने जाहिर तौर पर इसको रिवॉर्ड किया। लेकिन गाबा सर, बैन अपडेट में ये कल बैन में जाने वाला है, उससे पहले कोई स्ट्रैटेजी इरडा में जिनके पास हैं वो क्या करे, होल्ड करके चले या फिर कोई फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी? जिस तरीके से एकदम से मूव आता दिख रहा है हमें फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर पे। फ्रेश एंट्री तो नहीं रहेगी, अगर किसके पास है तो होल्ड कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस दे सकते हैं। और स्टॉप लॉस होगा टाइट आज का लो 173 का। अगर अपमूव मिलता है तो शायद 188 टू 190 एक जोन है। अगर कल भी गैप अप खुलता है तो पहले बेच देना चाहिए उसको। ठीक है, अगर कल गैप अप खुलता है तो पहले बेच देना चाहिए। तो फिलहाल सलाह रहेगी फिर होल्ड करके रख सकते हैं आप। और पार फाइनेंसिंग कंपनीज में पिछले दिनों भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आप पीएफसी की बात करें, आरएससी की बात करें, हालांकि पीएफसी थोड़ा आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, लेकिन आरएससी भी देखिए 0.5% की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। 424 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ये स्टॉक भी काफ़ी बजिंग स्टॉक है, हालांकि आज के सत्र में वोलेटिलिटी देखने को मिली इस पर्टिकुलर काउंटर पर। राजेश जी, आरएससी पर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, मुझे लगता है श्रेया, पीएफसी आरएससी दोनों ही अच्छे हैं। कल एक ब्रेकआउट मिला, आज पॉज है और ये जो पॉज है ये अपने 50 डीएमए को मेंटेन कर रहा है। ये जो 50 डीएमए कहाँ पे, ये है करीबन 422 के आसपास इन आरएससी। तो देखिए, जब तक 422 इंटैक्ट है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का पॉज है, 415 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 450 का। जी हम आरएससी यहाँ पे डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, सारे के सारे एक सेक्टोरल इंडेक्सेस लेके आइए जरा। मैं भी अपनी इंडेक्सेस की जो बास्केट है उसको निकाल लेता हूँ। इंडेक्सेस में निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स डे हाई पर, और डे हाई के साथ साथ याद रखिएगा 8 अक्टूबर के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। फिर आता है जनाब बहुत कंसिडर करने वाला, अगर आप देखिए कोई इंडेक्स, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, ये भी एक अच्छे खासे लेवल पे क्लोज होता हुआ। और ऑटो इंडेक्स में कोई रिकवरी नहीं थी। कैपिटल मार्केट इंडेक्स 35 पे ये ठीक रहा। उसके बाद कमोडिटीज़ ये भी ठीक रहा। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये भी आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज, और मेरे ख्याल से अब तक के 11 फरवरी के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में क्लोज हुआ। सारे सेक्टर्स ने रिवर्स क्लोज आते आते अच्छा मूव दिया। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें सेक्टर इंडेक्सेस। बैंक्स सुपर कमांडिंग पोजीशन में, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 1% ऊपर, पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 2.25% ऊपर। और वो ट्रेजरी गेंस वाला जो फैक्टर है वो आप कहीं ना कहीं प्ले करते हुए क्लोजर टू अर्निंग सीजन और अर्निंग्स। और मेटल्स में करीब करीब 1.5% का मूव। एफएमसीजी में आज 1% का मूव है। और एफएमसीजी मूव जो इंडेक्स है, मैं इस पर बात करूंगा अभी, वो सारा का सारा डैमेज जो पोस्ट बजट हुआ था 1 दिन 2 दिन की बड़ी तेज़ी के बाद, उसका काफ़ी तक डैमेज कंट्रोल हो गया है। आईटी शांत और ऑटो बैकफुट पे था, फार्मा बैकफुट पे था। रियलिटी लगभग 3/4% ऊपर रहा। ऑयल एंड गैस इंडेक्स लगभग 1.25% ऊपर, और कैपिटल गुड्स इंडेक्स लगभग फ्लैट। बट शानदार तेज़ी, और जैसे कि मैं कह रहा था कि चांसेस ऑफ हिटिंग 23,500 लुक्स ग्रेट। ऑलमोस्ट शेयर 23,446 हम जाते हुए उसी तरीके से, मेरे ख्याल से 23,460 आपको मिल जाएगा। बट स्टैट स्ट्रॉन्ग है, और उस 422 और 400 के ऊपर निकलने ने कल के लिए एक्सपायरी सेटअप को श्रेया बिल्कुल तब्दील कर दिया। श्रेया, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस पर और डिटेल में ऑलमोस्ट हम क्लोजिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं। कुछ मिनट बाकी है क्लोजिंग की तरफ, लेकिन एक आध स्टॉक्स में देख रही थी मार्केट ने एकदम शूटअप किया, लेकिन स्टॉक से हो नहीं पाया। एक पे ल्यूपिन रखे स्क्रीन पर, यहाँ पे डेंट ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आया। और जिस तरीके से हम सेक्टर्स स्पेसिफिक भी देख रहे थे, फार्मा पे डेंट था आज लगभग
3% से ज़्यादा ये स्टॉक गिर कर रहा है कारोबार। सोना कॉम्स में यहाँ पे थोड़ी दिक्कत देखने को मिली, ये दबाव में था, 3.5% के करीब यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया। साथ ही कोरोमंडल, इनफैक्ट आप देखिए ग्लैंड फार्मा भी इस में शामिल है, लगभग 1.5% की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिली। जहाँ पे पावर सेक्टर में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी और एनटीपीसी ग्रीन और ग्रीन सेक्टर में यहाँ पे अच्छी तेज़ी थी। एनटीपीसी ग्रीन लगभग 7% की तेज़ी के करीब ये होता हुआ नज़र आया। आज के सेशन में इरिडा पे हमने बात ही की, लेकिन जिन स्टॉक्स में आज दबाव था, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क, यहाँ पे दबाव देखने को मिला। ल्यूपिन, मानस जी क्या लग रहा है, यहाँ पे एकदम आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था पिछले साल फार्मा सेक्टर में ये स्टॉक। इस बार क्या रणनीति बनाए ल्यूपिन में, जिनके पास से क्या वो एग्जिट कर ले जिस तरीके से दबाव देखने को मिल रहा है, या फिर अभी भी कोई स्ट्रैटेजी ये बना सकते हैं ल्यूपिन में? देखिए, ये तो समझना पड़ेगा कि हायर लेवल पे स्टॉक को सस्टेन होना काफी मुश्किल हो रहा है। आज स्टॉक वापस 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, इसलिए अप्रोच तो कॉशियस ही रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और मीडियम टर्म की लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए, अब अगर 1790 के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए 1790 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करना है, केवल और केवल 2150 के ऊपर ही स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये रणनीति ल्यूपिन पर। और मैं देख रही थी कल के सत्र में भी आप देखिए डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी और आज के सत्र में भी इन पर्टिकुलर काउंटर्स पे फोकस बनता हुआ नज़र आया। मजगांव डॉक देखिए 3% के करीब यहाँ पे उछलता हुआ और ये क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। एक नीचे से पुल बैक आज के सेशन में भी आया, ऑलमोस्ट एट डे हाई मजगांव डॉक। एक बार मजगांव डॉक पर मैं जानना चाहूँगी क्या करना चाहिए, चंदन जी आप बताइए। मजगांव डॉक और डिफेंस स्पेस से कोई और स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है क्या फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मजगांव डॉक की बात करते हैं, एक मेजर ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है और वैसा ही आप देखोगे तो बीडीएल में भी देखने को मिला है। सबसे पहले मैं मजगांव डॉक की बात करूं तो काउंटर में पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम है और मैं इसके मंथली चार्ट पे बात करूं तो 10 महीनों का एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है। मल्टीपल टाइम 2700 के आसपास आके फिसल जाता है, बट अभी जो पिछले 4 दिनों से रिकवरी है वो इंडिकेट करे कि बड़ा ब्रेकआउट बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 2650 के सपोर्ट से एक तेजी बननी चाहिए, जो कहीं ना कहीं 2900 से लेकर 3000 तक का मुंह दिखा सकती है। वहीं बीडीएल पे पॉजिटिव व्यू है, वीकली चार्ट पे सेटअप बना है, हल्का सा फॉलोअप हुआ 1410-15 के ऊपर, तो 1500 1550 तक के लेवल बनने चाहिए। और उसी तरह से आप देखोगे HAL BL जैसे काउंटर में भी नीचे के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, तो मजगांव डॉक पे बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। मेरा मानना है हल्का सा फॉलोअप हुआ तो 15 से 25% की रैली इस काउंटर में शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। ठीक है, भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक, इन सारे स्टॉक्स को आप फोकस में रखिए। फिलहाल आपने डिफेंस स्टॉक्स की भी बात की, एक और स्पेस की बात, हालांकि आप पूरे फाइनेंशियल स्पेस में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इस में अच्छी तेज़ी आज के सत्र में भी डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, 3.5% के करीब तेज़ होते हुए। और स्पॉटलाइट में भी था आज ये सटीक एनालिसिस, इस पे 1611 पर कर रहा है कारोबार। और आप देखिए पिछले 5 दिनों में भी इसने शानदार रैली अपने निवेशकों को दिखाई है, लगभग 12.5% की तेज़ी पिछले 5 दिनों में। और पिछले साल की बात करें तो शानदार रिटर्न तो उसने दिया है, 40% से ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को। यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अब बनाई जाए, जिस तरीके से डे हाई पर ये क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है? चार्ट्स में स्ट्रेंथ आगे भी नजर आ रहे हैं क्या गाबा सर? चोला फाइनेंस यस, चोला फाइनेंस का मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, अपमूव 1606 पर ट्रेड कर रहा है। 1590 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपमूव टू 1650 पॉसिबल है चोला फाइनेंस। यस, ठीक है, चोला फाइनेंस ये स्टॉक अच्छा है और आप अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड कर सकते हैं। अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और मार्केट ने एकदम से चौंकाया जब वो खबर आई चीन और यूएस के बीच एक सुलझने का प्रस्ताव रखा चीन ने और बातचीत का प्रस्ताव रखा, अगर अमेरिका सही व्यवहार करता है तो। अब क्या लग रहा है यहाँ से क्लोजिंग कैसी लग रही है आपको? वीरेंद्र जी, आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रेया, ये क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, सारे एवरेजेस के ऊपर, यानी वो उस दिन का जो इंसिडेंट हुआ था वो शुक्रवार की रात वाला, उसके बाद हम आज पहली बार सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो गुड क्लोज एवरेजेस के लिहाज से, और स्पेशली मैं अगर कल के सेशन को भी इंक्लूड कर लूँ ना तो वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा क्लोज है श्रेया। और डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से जो लोग एक्सपायरी को खेलते हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये एक्सपायरी का क्लस्टर बिल्कुल चेंज हो गया बीते 1.5 घंटे में।
आपकी स्क्रीन पे 23,432, निफ्टी बैंक शानदार 53,100, स्मॉल कैप मिड कैप ब्रिगेड मार्केट ब्रेथ 1888, एडवांसेस डिक्लाइंस लगभग 709। ये शानदार इम्पैक्ट था मार्केट ब्रेथ पे। अगर आप सेक्टर इंडिसेस को देखें तो यहाँ पे ऑटो फार्मा को छोड़ दें और कुछ हद तक अगर आप कैप गुड्स को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स में, लेकिन आज सुपर एग्रेसिव मोड में रहे। दैट वाज आई थिंक निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। PSU बैंक ने कमाल किया। आई मीन राइट फ्रॉम द आई थिंक फर्स्ट टिक वो जो स्विंग था यहाँ पर वो शानदार था और हम ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक पर डे हाई के क्लस्टर पे जाके क्लोज होता है। शानदार क्लोज यहाँ पे। ये ग्रेड आपकी स्क्रीन पे मारुति और हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, IT बैकफुट पे था। आज NBFCs में अगर आप देखें बजाज फाइनेंस थोड़ा सा बैकफुट पे था, L&T बैकफुट पे था। बाकी अदरवाइज अगर आप देखें तो ये क्लोज बेहद शानदार था। श्रेया, कमाई का ये पंचनामा में कौन है आपके साथ आज? आज पंचनामा नहीं हो पाएगा कोई कारणवश वीरेंद्र जी, लेकिन कल करने की कोशिश करूंगी। लेकिन बिल्कुल आपने से कहा शानदार क्लोज, बस ऑटो और फार्मा बस वहाँ पे वाली देखने को मिली, बाकी सारी सेक्टर सारे निशान पर क्लोज होते हुए नजर आए हैं। पंचनामा आज नहीं तो कल होगा। आज मेरे ख्याल से किसी मेहमान का अभाव था इसलिए ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, बट कल जरूर जुड़िएगा। थर्सडे फैक्टर बाजार पे हावी होगा, एक्सपायरी डे। इस पैनल की मुलाकात फिर होगी आपसे कल सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।